सोशल मीडिया की भागती दौड़ती दुनिया में कुछ ही चेहरे हैं जो अपने आप को दर्ज करा पाते हैं। धारणाओं की बात है, सोशल मीडिया पर भी धारणाओं का ही खेल चलता है। परसेप्शन बैटल चलती है और इस परसेप्शन बैटल में अहम भूमिका निभाती हैं राजनीतिक पार्टियां। और ये राजनीतिक पार्टियां उतारती हैं ऐसे धुरंधर जो सोशल मीडिया पर लोगों के मन में, लोगों के सोशल मीडिया पर खास तौर पर छाप छोड़ पाए। आरजेडी ने चुना प्रियंका भारती को अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के तौर पर। प्रियंका भारती जानी जाती हैं अपने आक्रामक तेवरों को लेकर, जानी जाती हैं एंकरनियों से भिड़ने को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर प्रियंका भारती का। शुक्रिया। प्रियंका भारती जो टीवी डिबेट्स में लोगों को नजर आती हैं वो उन्हें सबने देखा है और सुना है, लेकिन आज हम शुरुआत में कम से कम आपकी कहानी जानना चाहेंगे कि उस प्रियंका भारती की क्या कहानी है जो पटना से निकलकर दिल्ली आती हैं। दिल्ली आती हैं तो जनरल टिकट के पैसे नहीं होते, पिताजी को टीवी बेचना पड़ता है। वो प्रियंका भारती कौन है? कौन है? एक एक महिला है और जिसकी जर्नी मुझे लगता है कि स्ट्रगल से तो भरी हुई थी, जो जनरली किसी भी महिला की होती है। पर जब आप खास तौर पर ऐसे वंचित समुदाय से आते हैं जो हाशिए पर खड़ा है, तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा से कहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स के प्रति मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शिक्षित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी किसी तरीके से। मतलब कर्ज लेना पड़े लेंगे पर पढ़ाएंगे, ये एटीट्यूड पिताजी का हमेशा रहा। और यही वजह है कि जेएनयू तक मैं पहुँच पाई, और वहाँ पहुँची तो रास्ते धीरे धीरे अपने आप बनते गए, तैयार होते गए। क्योंकि सफ़र तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एडमिशन हो भी गया, सिलेक्शन हो भी गया, पर सबसे पहली चुनौती थी कैंपस पहुंच पाना। दिल्ली बहुत दूर लग रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि दिल्ली दूर थी जोग्राफिकली, इसलिए भी कि वहाँ तक शायद जाने के पैसे जुटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए पिताजी को अंत में ये करना पड़ा। घर की टीवी थी, कुछ कुछ पटरे थे जो घर में छत लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सबको बेच करके कुछ पैसा जुटाया गया। पहली बार पापा भी निकल रहे थे पटना से बाहर, बिहार से बाहर, मम्मी भी थी साथ में, मैं थी, हम तीनों आए। एडमिशन करवाने वक्त माँ थोड़ी सी सकुचाई हुई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना बड़ा कैंपस है और स्कूल से सीधे निकल करके यहाँ तक पहुँच पाना, मतलब यहाँ पहुँच गए तो वो खुद में घबराहट थी कि हमेशा गर्ल्स स्कूल में पढ़ी और अचानक से यूनिवर्सिटी, उसमें भी जेएनयू, और उसमें भी 2016 का वो साल जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है। और उस समय में आना मुश्किल था, पर एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद मुझे लगता है कि पहले अफर्मेटिव एक्शंस के कारण मैं जेएनयू में एंटर की कर पाई बीए में, पर उसके बाद रास्ते तैयार हुए, मेरिट कम मीन्स जैसे स्कॉलरशिप्स मिले, जिसके चलते सुगम हो गया रास्ता। ट्यूशन पढ़ा करके बाकी पैसा जुटाया और शिक्षा चलती रही, साथ साथ एक्टिविज्म भी चला, क्योंकि हमारे जेएनयू में नारा ही है स्टडी स्ट्रगल लॉन्ग लिव, तो लड़ाई पढ़ाई साथ साथ। तो एक्टिविज्म भी चली और एजुकेशन भी चलता रहा। बीए हुआ डिस्टिंक्शन के साथ, एमए हुआ डिस्टिंक्शन के साथ, पीएचडी में भी एडमिशन मिल गई और अभी सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल रही है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल पा रहा है। फतूहा से जब आप दिल्ली आई तो क्या फर्क पाया आपने? वहाँ के एक्सपीरियंसेस में यहाँ आके क्या अलग लगा आपको? देखिए, जब तक वहाँ थे तो मोस्टली घर में ही रहना होता था, क्योंकि स्कूल घर, घर स्कूल, ये पूरी जर्नी रही। लेकिन उसके बाद जब जेएनयू आए तो कहते हैं ना कि हवा में ही लगता है फ्रीडम है उस यूनिवर्सिटी के, आज़ादी के मायने हवा में ही तैरते हैं। क्योंकि घर में आप होते हैं तो एक समय भी होती है, समय की सीमा होती है कि क्यों घर में ज़्यादा कमरे हैं नहीं, तो इसलिए एक पढ़ने का भी जो शेड्यूल है वो उसी हिसाब से बंधेगा कि पेरेंट्स भी किस समय सोएंगे। तो ये तो एक चीज़ थी। लेकिन जेएनयू आने के बाद आपको पता होगा 24/7 लाइब्रेरी खुली रहती है, तो लाइब्रेरी के एस्पेक्ट से मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब जब तक चाहो आप पढ़ सकते हो, कोई टाइमिंग नहीं है। हॉस्टल की भी टाइमिंग नहीं हुआ करती है कि कितने बजे तक आप एंटर कर सकते हो, कितने बजे नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं हैं। तो एक आपको आज़ादी का भाव अंदर भीतर महसूस होता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एकेडमिक्स में जब एंटर किए तो हम तो ये सोच के गए थे यूपीएससी करेंगे, क्योंकि बिहार में जो बच्चा पैदा होता है और स्पेशली पढ़ाते हैं माँ बाप स्ट्रगल्स करके, उनका यही सपना होता है बच्चा आईएएस आईपीएस बने। आए इसीलिए थे। लेकिन जब जर्मन स्टडीज़ में गए, मुझे लगता है चाहे काफका हो गए या जितने भी जर्मन राइटर्स हैं, ग्युंटर ग्रास हो गए, सबको पढ़ करके लगा कि साहित्य में रुचि बढ़ती जा रही है। और उससे पहले मैंने बस प्रेमचंद की गोदान पढ़ी थी, अपने स्कूल डेज की मैं बात कर रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ बुक्स पढ़े नहीं थे, क्योंकि
अन्य किताबें पढ़ने के लिए भी आपको अन्य किताब खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो पेरेंट्स का ये होता है कि जो स्कूल की किताबें हैं बस वही पढ़ लो, बहुत है। तो स्कूल में उतना कुछ मिल नहीं पाया, पर जब यहाँ आए तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिली। और साथ ही साथ जेएनयू में आपको पता होगा कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा भी जितने स्कूल्स हैं, हम स्कूल ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ कहते हैं, तो हम इनको स्कूल कहते हैं इन बिल्डिंग्स को। सब जगह अपनी अपनी लाइब्रेरीज़ हैं। इन लाइब्रेरीज में भी अथाह किताबें हैं, जहाँ चाहिए बैठ जाइए, जो निकालना है निकाल के पढ़िए। तो एक और माहौल बना कि आपको जो इच्छा है आप पढ़ सकते हैं, ना रोकने वाला है, ना किताबें खरीदने की चिंता। तो एक वो बैकग्राउंड भी मिला। और साथ ही साथ जब मैं साहित्य में घुसते गई तो हिंदी साहित्य में भी रुचि बढ़ी, इंग्लिश में भी बढ़ी, और साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ ऑप्शनल्स भी होते हैं आपके मेन सब्जेक्ट्स के अलावा, तो ऑप्शंस में भी जा रहे हैं, फिलॉसफी कर रहे हैं, मीडिया थ्योरी पढ़ रहे हैं, जेंडर स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक सोचने समझने का तरीका होता है उसका विस्तार भी हुआ, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हैं आपको फिक्स चीज़ें होती हैं आपके सामने, आप वही पढ़ते हैं। पर यहाँ पे बहुत कुछ था, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा वातावरण था ग्रो करने का। फोकस आपका जर्मन पर खास तौर पर रहा। अपनी हायर स्टडीज के बारे में थोड़ा बताइए। जर्मन में मतलब मेरा बीए भी रहा, बैचलर्स भी, मास्टर्स भी और पीएचडी भी। तो मेरा फोकलोर में जो मैंने अपना थीसिस लिखा मास्टर्स का, दैट वाज फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फेरी टेल्स, फेमिनिस्ट इंटरप्रिटासियोन der ग्रिम्स मैशन। इसमें मैंने ये किया था क्रिएटिव एंड एकेडमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ फेरी टेल्स, जिसमें महिलाओं को किस तरीके से सबवर्शन किया जाता है या ब्यूटी के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको लेकर के मैंने उनका फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन किया। और अगर मैं पीएचडी की बात करूं तो अभी मेरा जो टॉपिक है पीएचडी का, दैट्स इकोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस इन जर्मनी 1918 टू 2022, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में कहाँ पे आपको राइट विंग के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जर्मनी। और अगर बात करें तो इंडिया में भी, भारत में भी आप देख लीजिए, गाय का इस्तेमाल किया जाना राजनीति में, उसी तरह से पिग्स का इस्तेमाल होना, यहूदियों का किस तरह से वहाँ पर रोल आता है, ये सारी चीज़ों पर अभी मेरा जर्मन के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है पीएचडी पर। अच्छा, जेएनयू में आने का कैसे सोचा? आप जानती हैं कि जेएनयू पर एक तरह की टैगिंग है, एक तरह की ब्रांडिंग जो है वो लगती है। उस सब के बावजूद जेएनयू ही क्यों चुना आपने? मुझे लगता है कि मैंने नहीं जेएनयू चुना, जेएनयू ने मुझे चुन लिया। क्योंकि उस साल एग्जाम्स मैंने दिए थे डीयू के लिए भी। पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम लिया गया था 2016 में, उसी साल मेरा 12th भी हुआ। और मैंने आईआईटी के भी एग्ज़ाम्स दिए थे, पिताजी चाहते थे इंजीनियरिंग करूं। मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था, पर एडवांस देने से पहले ही रिजल्ट्स भी आ गए जेएनयू के, और पता चला 180 रुपया फीस है। तो जब किसी को पता चल जाए 180 रुपये फीस है और उधर आपको लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने के लिए भी आपको कुछ दिखाना पड़ता है सरकार को कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी या कुछ, जो जब है ही नहीं तो क्या दिखाकर लोन मिलता। तो इसीलिए फिर डिसीजन हो गया कि जेएनयू जाना है। और उस समय जेएनयू सुर्खियों में भी था, तो मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को सुनती थी, न्यूज़ चैनल चलते थे, तो लगता था बोलते बड़ा अच्छा है ये लोग। तो इसीलिए था कि चलते हैं उधर, मतलब देखते हैं कि एक मौका मिला है, पैसा भी नहीं लग रहा है, तो एक हिम्मत भी आ गया कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, शिक्षा मिल जाएगी, चलो चलते हैं। लेकिन उस जेएनयू की उस छवि में जो हर जगह गढ़ी जाती है, जिस तरह बताया जाता है, उसमें क्या फर्क है? और मतलब असली जेएनयू, क्योंकि आपने जिया है उस जेएनयू को, क्या फर्क है? बाहर दिखाते हैं कि कुछ देशद्रोही अंदर पल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि देश प्रेम के अगर असल मायने सीखने हैं तो सबको कैंपस आना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी पॉलिसीज़ में, सरकार की बनाई हुई किसी पॉलिसीज़ में कुछ गलतियां हो रही हैं या ऐसी चीज़ हैं जिससे देश का नुकसान हो सकता है, उस पर सवाल उठते हैं, सवाल पूछना सिखाया जाता है, वो आपके कोर्स वर्क का भी हिस्सा होता है। तो जब आप सवाल पूछते हैं तो आप गलत और सही के भेद को समझने की कोशिश करते हैं और समाज को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन सवाल पूछना आपको सिखाएगा, वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग देता है, और क्रिटिकल थिंकिंग एक सिटीजन के लिए, एक देश के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जेएनयू इस मायने में भी डिफरेंट है। आपको पता होना चाहिए वहाँ पे 30 to 40% स्टूडेंट्स जो आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, मैं भी कभी थी। तो हम लोगों को यहाँ मौका मिला आने का, यूनिवर्सिटी में ग्रो करने का। मुझे नहीं लगता है कि कोई और यूनिवर्सिटी ऐसा माहौल दे पाएगी। है बहुत सारी यूनिवर्सिटी सपोर्टिव इस वे में, पर जेएनयू आपको एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सपोर्टिंग रोल सब कुछ देता है। मान लीजिए शुरू में हम आए, मेरे पास कमरा नहीं था, अचानक से आपको हॉस्टल नहीं मिलते हैं,
कुछ लोग हैं आपको यूं ही रख ले रहे हैं कि हाँ आप मेरे पास रुक जाओ जब तक हॉस्टल नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मान लीजिए पीएचडी कंप्लीट हो गया है, कहीं जाने का ठिकाना नहीं, उनको अगर कुछ एग्जाम्स देने आना है उसको भी लोग रख लेते हैं कि नहीं आज कोई बात नहीं, आ जाओ रुक जाओ एग्जाम दे लेना। तो ये एक होता है ना कि कलेक्टिविज्म की भावना, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना वहाँ बहुत है। और सरकार से सवाल उठाना कहीं भी देशद्रोह नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन इस देश के हर राज्य में एक जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, हम अमेरिका और चाइना से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप रिसर्च में जब तक इन्वेस्ट नहीं करिएगा तब तक देश ग्रो नहीं करेगा। जी। अच्छा, जेएनयू में रहते हुए आप ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। जी। कैसे सोर्स ऑफ इनकम अपना निकाल पाती थी? जर्मन था तो इसी चलते आपको पता होगा केंद्रीय विद्यालय में स्कूल्स में बच्चे जर्मन सीखते हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती थी। तो कहीं भी ट्यूशन का ऐसे डिमांड आता था, अप्लाई करते रहते थे, तो कहीं भी कुछ दिख गया तो चले जाते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो ट्यूशन ही एकमात्र ज़रिया था। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन का काम आया, ट्रांसलेशन का काम आया जर्मन स्टडीज़ में, या गवर्नमेंट की मान लीजिए कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर और उनको उसके लिए काम है ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन का, मॉक ड्रिल के लिए भी, तो उसमें भी हम लोग जाया करते थे। पर वो हो चुका है, अब नहीं मिलता है। कारण क्योंकि अब आरजेडी की प्रवक्ता है, पॉलिटिकल अफिलिएशन है, इसलिए कोई काम नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है और थोड़ा मुश्किल भी है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर पार्टी बहुत सपोर्टिव रोल में आती है, क्योंकि आप सोचिए आपको अगर ट्रैवल करना है पटना से बिहार, बिहार से पटना, आप थर्ड एसी से भी जाइएगा तो 1500 रुपये चाहिए। स्लीपर सोच नहीं सकती हैं, हालत इतनी ख़राब है कि आप बैठने का भी जगह मतलब अपने सीट पर भी आप नहीं बैठ सकती हैं, जो स्थिति है। अब तो थर्ड एसी में भी जा रही हूँ तो कभी कभी लोगों से आमना सामना हो जा रहे हैं जो विरोधी दल के हैं, तो वो भी गुस्सा करते हैं या लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की तो है, पर पार्टी इसमें सपोर्टिव है कि आने जाने का भी जो होता है हमेशा वो देख लेते हैं। और बाकी मेरा जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप है तो उससे भी थोड़ा सस्टेन कर लेते हैं। और मेरे भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े भाई का, कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी बीए के बाद ही और जॉब करना शुरू कर दिया। ऑल्दो ही वांटेड टू स्टडी, पर घर को संभालना था, पिताजी का उस तरह से कोई काम है नहीं, तो इसी चलते भैया के काम करने के चलते ही मुझे लगता है कि मैं राजनीति में हूँ। तो परिवार की बहुत अहम भूमिका है इसमें। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री कैसे होती है? कहाँ से रुचि आई? कब आप इतनी आंदोलनकारी बन गई? आंदोलनकारी, मुझे लगता है कि छात्र राजनीति में शुरू से रुचि रही, लेकिन मैंने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया। 16 में कैंपस आई, हमारे प्रोफेसर्स भी कहते थे बस देखो सीखो कहाँ जाना है, बस पहले समझो, दूर से एनालाइज करो कि कहाँ तुम्हारी रुचि हो सकती है, करना है करो, नहीं करना है सिर्फ एकेडमिक्स भी करो, एनीवन, सब इंडिपेंडेंट है जिनको जो करना है। देख रही थी और अचानक से 2018 में लालटेन दिखा। एकदम जिस दिन चुनाव हो रहे थे, प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, उस समय ऊपर जलता हुआ एक लालटेन दिखा और ऐसा लगा कि कुछ तो अपना है, क्योंकि हमेशा से लालू जी के बारे में सुना, उनके कारण बहुत सारे बदलाव महसूस किए, देखे बिहार में, स्पेशली दलित बस्ती में, पिछड़ी बस्तियों में। तो मुझे लगा कि जो जहाँ जाना है वो यही क्षण है, यही जाना है। तो उस समय 2018 में ही जुड़े। 2019 में चुनाव लड़ने का मौका मिला। थोड़ा सा हिचकिचाहट था मन में, क्योंकि प्रेसिडेंशियल डिबेट जेएनयू की सिर्फ भारत नहीं विश्व में सुना जाता है। तो एक घबराहट था कि एक एक वर्ड के लिए जिस यूनिवर्सिटी में जज किया जाता है कि आप कुछ भी बोलेंगे गलत तो आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, पर्चा भी आ जाएगा, पैम्फलेट पोस्टर आ जाएंगे आपके खिलाफ में। तो थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जब वहाँ पर गए और नीचे से संघ के कुछ बंदर सब चिल्ला रहे थे, लालू जी के लिए गालियाँ इस्तेमाल कर रहे थे, पता नहीं अचानक से ही मुझे लगता है कि एक आक्रोश आया और उस आक्रोश ने भीतर से मुझे मजबूत किया। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंशियल स्पीच की भी उस साल बहुत चर्चा हुई थी और कारण ही यही था कि जो मैंने जिया मैंने सिर्फ वही बोला, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ भी बोला। उस साल हमको लगता है अखलाक और ये सारे पहलू खान हम लगातार सुन रहे थे, सबको गाय के लिए मार दिया जा रहा था। और लालू जी का एक कथन मुझे आज भी याद है, वो कहते हैं मैं खुद चरवाहा समुदाय से हूँ, लेकिन मैंने कभी गाय पर राजनीति नहीं की। और मुझे याद है मैंने भी उस समय कहा था, दूध का पाउडर चाट कर पैदा हुए गौरक्षक गाय के नाम पर दलितों और पिछड़ों की हत्या करते हैं। तो इसका मैंने जिक्र किया था क्योंकि उसको भीतर तक महसूस किया कि ये वंचित तबका हाशिए पर खड़ा है, इसको सिर्फ इस कारण मारा जा रहा है कि मतलब गाय से जोड़ करके मारा जा रहा है, आप उसको डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। तो ये सारे कारण थे उसमें जुड़ने के। और फिर फी हाइक हुआ हमारी यूनिवर्सिटी में 2019 में ही, फी अचानक से बढ़ा दी गई 13-14 हज़ार। आपको याद होगा रेखा गुप्ता जी का भी उस समय वीडियो आया था जेएनयू को गाली देते हुए कि ये लोग भिखारी हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे पैसे पर पलना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि इन्हें समझ नहीं आता है
कि हमारे माँ बाप एक माचिस का डिब्बा भी खरीदते हैं, उसके लिए भी हम टैक्स देते हैं। तो चाहे कोई वर्क जॉब कर रहा हो या कोई जॉब नहीं कर रहा हो, वो भी टैक्स देता है। तो हम टैक्स के पैसे से वहाँ हैं, और ये वेलफेयर स्टेट है। तो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों है कि स्वास्थ्य और सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में वो इन्वेस्टमेंट करें। जेएनयू में फी हाइक हुआ, सबसे बड़ा डर था कि जिस सपने को लेकर के हम यहाँ आए हैं, सपना टूट जाएगा। एजुकेशन के लिए आए थे और फी 13-14 हज़ार हो जाना, जहाँ 6 महीने का 108 रुपये फीस है। आप सोचिए कितनी बढ़ोतरी थी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे उस समय जो नाला साफ करते थे, वो वहाँ पहुँचे थे उस कैंपस में। सभी हम लोग भीतर से डरे हुए थे, पर मुझे लगता है कि इस डर ने भी एक हिम्मत दी लड़ने की। और आपको पता होगा 2019-20 में जो अभी की वर्तमान सरकार है, सबसे मजबूत थी उस समय में, सबसे ज़्यादा उनका चल रहा था। उस समय भी उस फी हाइक आंदोलन में बहुत मारा, मतलब इतना बहुत पीटा गया आपको, बहुत वीडियोस वायरल हुई तब की। हाँ बिल्कुल, और इतना मारा गया कि मेरे पैर में ट्यूमर हो गया। 3 साल पहले मेरा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसको निकाला गया, ब्लड क्लॉट हो गया था। और मतलब सिर्फ मारते नहीं थे भाई, इस तरीके से व्यवहार करते थे कि मुझे लगता है कि फिजिकल असॉल्ट भी था और वो मेंटल असॉल्ट भी था। आपको मैं बता रही हूँ दिल्ली पुलिस ने क्या किया, वो जो सेफ्टी पिन होता है उसका पिन निकाल करके जो आगे बैरिकेड्स के सामने स्टूडेंट्स होते थे, मतलब पूरे पियर्सिंग कर दी थी। मेरा पूरा हाथ एकदम लग रहा था कि ब्लड 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 एवरीवेयर इट वाज। पर मुझे लगता है ये कि उस दौरान ही जब फी हाइक को लेकर के हम लोग आंदोलन में एकदम आगे थे हम लोग, क्योंकि हमको लग रहा था कि वर्चस्व की लड़ाई है, तो हम लोग आगे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे साथ में, पर हमको लगता है कि ये सारे मेडल्स हैं जो कैरी करेंगे, क्योंकि जेएनयू से एक चीज़ सीखा है कि आने वाली पीढ़ियां जब हमसे सवाल पूछेंगी कि जब उनके सपने लूटे जा रहे थे तो हम कहाँ थे, तो उसकी जवाबदेही होगी हमारी, और जवाब देना पड़ेगा। तो लड़ाई नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं लड़ेंगे, तो ना वो पढ़ पाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे, ना आगे आने वाले भविष्य पढ़ पाएंगे। तो भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान में लड़ना तो पड़ेगा। बस इसीलिए हमको लगता है कि छात्र राजनीति में हम पूरी तरह से मजबूती से उस समय लगे हुए थे। जी, लगी हुई थी और काफ़ी कुछ झेला भी। आप आरजेडी की तरफ नेशनल स्पोक्स पर्सन आप बन गई, तेजस्वी यादव की फेवरेट कैसे बन गई आप? फेवरेट नहीं, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी सभी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और आपके लिए खास ट्वीट किया उन्होंने, पोस्ट किया जब आपको पीटा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से? बिल्कुल किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे थे, लीड कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा मार भी खा रहे थे। तो इसीलिए तेजस्वी जी का सपोर्ट हमेशा बना रहा। मैं चुनाव लड़ने के लिए भी उस तरीके से खुद को तैयार महसूस नहीं कर रही थी, पर उनका फोन आया, आपको लड़ना है। फिर लगा जब नेता का भरोसा है तो फिर मैं खुद पे कैसे भरोसा ना रखूं, तो इसीलिए लड़ लिया मैंने। क्या बातचीत हुई उस दौरान तेजस्वी यादव से? उन्होंने कहा आप हमारे कैंडिडेट हैं और आपको लड़ना है, तो और आपको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम वहाँ थे, हमको लगा कि, और हमको खुद पे भरोसा नहीं हो पा रहा था, पर उनको है, तो हमको आगे जाना चाहिए, और इसीलिए हम चुनाव लड़े। और यही कारण था। और अगर फेवरेट बनने की बात, तो मुझे लगता है कि सबको वो बराबर प्रेम करते हैं, पर जब भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं मेरे साथ कि ट्रोलिंग हो रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, जो महिलाओं का जनरली होता ही होता है, उसमें भी आप वंचित तबके की महिलाएं, तब तो और है फॉर श्योर कि वो होगा ही होगा, और आप सब सवाल करती हैं तो भी होता है। तो उस समय में भी वो हमेशा सपोर्टिव रोल में रहे हैं और कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। तो मैं उसके लिए, सिर्फ तेजस्वी जी ही नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी में बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत सपोर्टिव रोल में रहे। संजय जी रहे, मनोज सर रहे। मनोज जी के साथ तो मुझे लगता है कि मेरा संबंध एक विद्यार्थी और गुरु का है। कभी भी कुछ पढ़ना होता है, बुक्स के सजेशन चाहिए होता है, बस यूं ही फोन करते हैं, सर बताइए ना कौन सा किताब अभी पढ़ें, तो वो हमेशा बता दिया करते हैं कि अच्छा ये पढ़ लो, ये देख लो। तो एक सीखने की ललक और उनके सिखाने की इच्छा वो भी बनी रहती है। तो संजय जी हो, मनोज सर हो, संजय जी का तो क्या ही कहूँ, मतलब मुझे लगता है कि नेशनल स्पोक्स पर्सन का भी जो बनाना हुआ उसमें तेजस्वी जी, संजय जी, सभी की बड़ी भूमिका रही, और लड़वाने में भी, और साथ ही साथ समय समय पर खड़े रहने की। नवल सर भी हैं, राजधानी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हमारे छात्र यूनिट जो थी जेएनयू में उसकी इंचार्ज भी थे। तो ये लोग हमेशा खड़े रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम जो वहाँ की कम्युनिटी थी, सीआरजेडी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब नाम लूंगी तो मुझे लगता है कि पूरा समय चला जाएगा। नयन भाई, अमित भाई, अभिषेक भाई लोग, अमर, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो इनकी बहुत सपोर्टिव भूमिका रही है, क्योंकि जब छात्र राजनीति में आ रहे थे, सीआरजेडी बहुत नई ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको पता होगा, लेफ्ट राइट है कैंपसेस में, पर हमारे लिए बहुत नया था। तो और ऐसा हुआ करता था कि मंडल का नाम लेने पर ही लोग बोलते थे कि आप बैकवर्ड थिंकिंग के हैं, आप बैकवर्डेड नहीं, आप बैकवर्ड थिंकिंग के हैं। या लालू जी का आप नाम लीजिए तो कान खड़े हो जाते थे, मुलायम जी का नाम, मायावती जी का नाम, ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या होगा। उस कैंपस की भी मैं बात करूँ, ये भी एक अपना अलग एस्पेक्ट है जेएनयू का। तो पर जिस समय हमारे ऑर्गेनाइजेशंस आए,
अब तो ये बदलाव आया है कि अब जो नारे लगते हैं उसमें हम इन नायकों को भी जोड़ रहे हैं। जैसे कि अब नारा लगता है मंडल फूलन वीपी सिंह, वी शैल फाइट वी शैल विन। तो हम अपने नायकों को जोड़ रहे हैं उसमें। हम सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, मायावती जी, मुलायम जी, लालू जी, जगदेव बाबू, कर्पूरी जी, कांशीराम जी, सब लोग अब मुख्य धारा का हिस्सा है। उनका नाम लिए बिना कैंपस की राजनीति भी नहीं चलती। चूंकि आप जेएनयू के लाल दुर्ग से निकलकर लालटेन थामा आपने, ये सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं, आम धारणा है कि जेएनयू में जो लोग पढ़ते हैं, हालांकि राइट विंग के भी लोग वहाँ पे हैं और पढ़ते भी हैं उसमें, लेकिन लालटेन ही क्यों थामा? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। वामपंथी पार्टियों को क्यों नहीं चुना? ये मेरा सवाल नहीं, आम दर्शकों का सवाल है। आपके सोशल मीडिया पे कमेंट भी लोग करते हैं। इमेंसिपेशन, मुक्ति का मार्ग। जैसे देखिए, आप लेफ्ट में अक्सर ये मैंने पाया बिगिनिंग में कि क्लास की बात ज़्यादा होती थी, क्लास स्ट्रगल, मार्क्स की थ्योरी, हैव्स नॉट हैव्स, पर कास्ट का एस्पेक्ट कहीं भूल जाते थे। और मुझे लगता है कि क्लास मायने रखता है, पर भारत जैसे देश में जहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत कुछ निर्धारित करती है आपके बारे में, आपका खाना, पहनना, पढ़ना, आगे बढ़ना तक, तो वहाँ पर अगर आप जाति व्यवस्था से निकली हुई असमानता को भूल जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जो 90% आबादी है, जो वंचित तबका है, आप शायद उनके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है। तो ये कारण था मेरा, क्योंकि मंडल का नाम नहीं लेते थे भाई। बीपी मंडल, जिनके कारण वीपी सिंह हो गए, बीपी मंडल हो गए, लालू जी हो गए, रामविलास जी हो गए, शरद जी, ये सारे लोगों ने, मुलायम जी, बहुत भूमिका निभाई है मंडल कमीशन को लागू करने में, अर्जुन सिंह जी ने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि पहली बार जब मैंने जेएनयू में कदम रखा तो अफर्मेटिव एक्शंस के कारण ही पहुंच पाई, ओबीसी रिजर्वेशन मिला, और इसीलिए मैंने कदम रखा। नहीं मिलता तो शायद नहीं एडमिशन होता मेरा, मैं आपके सामने भी नहीं बैठी होती। तो मुझे लगता था कि वामपंथी दल शायद उस बात को भूल गए हैं कि देश की सच्चाई जातिगत भेदभाव भी है। तो अगर उस पर बात नहीं होती तो मतलब मेरी बात नहीं हो रही थी। तो यही वजह था कि मैं उधर नहीं झुकाव रखा, और राइट के प्रति तो रखते भी नहीं, वो तो संभव ही नहीं था, क्योंकि जो विचारधारा महिलाओं को स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं मानती, उसके प्रति एक महिला आखिर कैसे अपने आप को अलाइन रखे, वो इम्पॉसिबल है। चलिए ठीक है, कुछ राजनीतिक सवाल पे आते हैं। वही लेफ्ट आज बिहार में आपके साथ भी है और मजबूत साथी के तौर पर सीपीआई, सीपीएमएल सब कोई आपके साथ है। नो डाउट। राजनीतिक सवाल ये है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी में अभी जो जंग छिड़ी है, अभी देखिए कुछ भी होता है, नीतीश जी रोज उठते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी विपक्ष को मुद्दा विहीन कर देते हैं। कोई न कोई एक दिन उठते हैं, कहते हैं महिलाओं का पेंशन हमने, विधवा पेंशन बढ़ा दिया, वृद्ध पेंशन बढ़ा दिया, पुनौराधाम में मंदिर तक की बात, सीता मंदिर की भी बात, उसका शिलान्यास भी हो गया। तो क्या वास्तव में नीतीश कुमार मुद्दा विहीन कर रहे हैं विपक्ष को? नीतीश जी तेजस्वी जी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं, हम तो ये कहेंगे। क्योंकि मतलब आप डिफरेंस दिखाने के लिए, जैसे तेजस्वी जी बोले कि हम वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, दिव्यांग पेंशन 1500 करेंगे, आपने क्या किया, आप 1100 कर दिए। मतलब ये दिखाने के लिए तेजस्वी ने 15 कहा, हम 11 करेंगे, कुछ तो डिफरेंस है हमारे बीच में, जबकि मुद्दे वही हैं। और मुझे लगता है कि यही नीतीश जी थे जो कहते थे कि ये सब नहीं किया जा सकता, या इतने पैसे नहीं हैं, या नौकरी नहीं दी जा सकती। पर जब आप वही सारी चीजें करें, जैसे युवा आयोग के गठन के बारे में भी तेजस्वी जी ने बोला, और उसी सारे पैटर्न्स पर, उसी सारे दिखाए गए रास्ते पर नीतीश जी चल पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो तेजस्वी जी की ही जीत हुई ना, कि जिस बारे में हमने बोला आप वो काम कर रहे हैं। पर हाँ, वहाँ भी अभी कमियां हैं। जैसे कि अगर आप महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को सम्मान देने की बात करेंगे, तो तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना की चर्चा की, बोला कि महिलाओं को 2500 महीना मिलना चाहिए। मैं यहाँ रोज़ा लग्जमबर्ग को याद करती हूँ, जिन्होंने कहा था कि अगर महिलाओं के श्रम का हिसाब होगा तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी पुरुषों को खासतौर पर बिहार में इमेंसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो एक बोझ था उनके ऊपर कि महिलाएं जो काम करती हैं उनको उनका मेहनताना नहीं दिया जा रहा था, तो एक तरीके से तो इसमें पुरुष भी जिम्मेदार हैं। आप बाहर काम करके आ रहे हैं, लेकिन आप महिला के काम को काम नहीं मान रहे हैं। तो तेजस्वी जी ने ये कहा कि वो काम भी एक काम है, तो इसी चलते उनको भी मिलना चाहिए उनका मेहनताना। और मुझे तो लगता है कि सभी को खुश होना चाहिए इस बात से कि पुरुष समाज इस भार से मुक्त हो रहा है, मतलब पितृसत्ता के भार से थोड़ा तो मुक्त हो जाएगा मुझे लगता है इस स्टेप से। पर ये शुरुआत है। जैसे मैं याद करती हूँ लालू जी के पीरियड लीव को,
ये कोई सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है या राज्य के का ही एक कहते हैं ना कि थ्योरी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल विजन है मुझे लगता है। क्योंकि जिस समय में इस देश में पीरियड लीव के बारे में सोचा भी नहीं जा रहा था, इनफैक्ट बड़े बड़े देशों में, डेवलप्ड नेशंस में इसकी चर्चा नहीं थी, उस समय में कुछ महिलाएं लालू जी से मिलती हैं, शिक्षिकाएं थी और उन्होंने बात की, एक कलम की मतलब कहते हैं एक सिग्नेचर से लालू जी ने पीरियड लीव दे दिया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि जब तक आप महिलाओं के दर्द को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उनके अधिकार भी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक लेगेसी की शुरुआत लालू जी ने की और उस लेगेसी को बढ़ा रहे हैं आगे तेजस्वी जी। क्योंकि आप खुद देखिए ना, आरजेडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा फॉर्मेशन ही हुआ है 1997 में, और 1997 में फॉर्मेशन के बाद मुख्यमंत्री कौन हुई? महिला ही हुई दोनों बार। तो हम तो महिलाओं को हमेशा से आगे कर रहे हैं और आगे रख रहे हैं। तो हमारा विजन ये है, हम मुद्दाविहीन कैसे हो जाएंगे जब परसों की मैं आपको घटना बता रही हूँ, एक लड़का है आईजीएमएस के बाहर खड़ा है, वो रो रहा है, बोल रहा है कि 100 रुपए के चलते मेरी दादी को मार दिया। घूस मांगा जा रहा था उससे, एक माले से दूसरे माला वो लड़का भटक रहा था और इसी में उसकी दादी का देहांत हो गया। आप जो भी बिहार से, मुझे लगता है उनको पता होगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लच्चर स्थिति में है। आप ये तो छोड़ दीजिए कि आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आपको बेड मिलेगा कि नहीं मिला, मिलते मिलते रास्ते में ही आप खत्म हो जाएंगे, ये परिस्थिति है। तो जिस बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है, प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है, अभी देश का ही आंकड़ा आप उठा के देख लीजिएगा तो लिटरेसी रेट में भी 50% लोग ही हैं। तो कैसे आप मुद्दाविहीन हो जाइएगा जब तक शिक्षा नहीं बढ़ी, स्वास्थ्य नहीं ठीक हुए, आपका डेवलपमेंट नहीं है, एमएनसीज के साथ आपके कोलैबोरेशन नहीं है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कैसे मुद्दाविहीन हो जाएंगे? देश में मतलब बिहार में तो डेली के डेली अपराध हो रहे हैं। हम मुद्दाविहीन नहीं है, हम मुद्दों पर ही हैं, और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उस पर बात करने के लिए आपको मजबूर करेंगे। मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं हम मुर्दे की नहीं, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं और सबको वही ठीक करना है, होगा। सामाजिक न्याय की बात आपने की, आपकी पार्टी करती रही और नो डाउट लालू प्रसाद को इसका क्रेडिट भी जाता है। लेकिन आपके आलोचक ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय में लालू प्रसाद या फिर जिन लोगों का भी आपने नाम लिया, हाशिए पर बहुत सी ऐसी जातियां रह गई जिनका अब तक उत्थान नहीं हो पाया, कुछ जातियों का उत्थान हुआ। मैं दलित अधिकार पे ही आ जाता हूं सीधा सीधा। अभी आप देखिए, अगर मैं सही हूं तो इस देश में एक भी दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले वो राजनेता कभी इन पर खुलकर क्यों नहीं बोले? क्या आपको लगता है कि उचित प्रतिनिधित्व मिला है और उन लोगों ने इसके लिए सही आवाज उठाई है जो दलित अधिकार की बात करते हैं? आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात करती हूँ। लालू जी ने कहा था क्यों आखिर इस देश में मायावती जी पीएम नहीं हो सकती। तो मायावती जी आखिरी तबके की, मतलब कहते हैं ना कि अंतिम पायदान की अंतिम पंक्ति की महिला हैं और सशक्त महिला हैं। पिछले हाल के दिनों में ही हमने, आप अगर सोशल मीडिया से ही हमने शुरू किया है, मैं आपको बता रही हूँ, कई पत्रकार, कई लोग ऐसे इतनी अनर्गल टिप्पणियां उन पे की, जातिवादी टिप्पणियां उन पे की, और उस महिला पे जो इतनी मजबूत महिला रही, इतने बड़े राज्य को संभाला और बहुत ग्रो करने में मदद भी करी। तो ये देश मुझे लगता है कि शायद अभी तैयार नहीं है। क्योंकि इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि जब हम जातिगत भेदभाव की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं आया है अभी। कुछ तबके हैं जिनको उन तबके में होने के कारण प्रिविलेज मिलता है। पीरे बॉर्डो की थ्योरी है, कैपिटल की थ्योरी, जिसमें यह है कि आप एकेडमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, आपके पास कल्चरल कैपिटल होते हैं तो आपको डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाति का कैपिटल काम करता है इस देश में, क्लास कैपिटल के साथ साथ। तो जिनके पास वो जाति का कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियसली वो आगे उतना नहीं आ पाते हैं। मायावती जी बहुत आगे आई, हमारे नेता जितने लोग आए बहुत स्ट्रगल करके आ गया है, क्योंकि उनके दिए गए कोई बयान पन्ने छपते भी नहीं थे मीडिया में, बहुत मुश्किल होता था वहां तक पहुंच पाना। और अगर ये देश ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है, किसी को जातिगत दूसरी शादी में कर देने के कारण, दूसरी जाति में शादी करने के कारण उसकी हत्या हो जा रही है पिता के द्वारा ही, सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए, आप ये सोचते हैं कि देश में मुख्यमंत्री बन जाएंगे दलित तबके की और इनको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं जॉर्ज फ्लॉयड को याद करती हूँ। जॉर्ज फ्लॉयड का आंदोलन आपको याद होगा, अमेरिका में ब्लैक समुदाय से आते थे, उनके गर्दन पर पैर रख करके उनको मार दिया गया था। पर वहाँ पर एक डिफरेंस है जो इंडिया में एक डिफरेंस है। वहाँ पर मैंने देखा कि वाइट पीपल जो भी थे वो घुटने के बल खड़े थे, उनसे माफ़ी मांग रहे थे और अपने जितने भी पुराने इतिहास थे उसके लिए माफ़ी मांग रहे थे। पर क्या इस देश में ये होता है कि लोग माफ़ी मांग रहे हैं? कुछ लोग हैं जो अपने विशेषाधिकार को एक्सेप्ट भी करते हैं, वो मानते हैं कि हाँ हमें प्राप्त है, ये नहीं होना चाहिए, पर उनकी संख्या कुछ ही है।
जब तक इस देश में ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग अपने विशेषाधिकार को मानेंगे कि हाँ, इस तबके में पैदा होने के कारण मुझे विशेषाधिकार मिले और इस तबके में पैदा होने के कारण तुम्हारा सप्रेशन हुआ, तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। नेता इसी समाज का हिस्सा है, नेता कोई मार्च से नहीं उतर करके आए हैं। तो जब तक समाज इस चेंज के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक नेता भी भूमिका नहीं निभा सकते। पर अगर लालू जी की मैं बात करूं, कर्पूरी जी ने मुंगेरी लाल कमीशन लाया, लालू जी ने, राबड़ी जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया, और उसी कड़ी में जब तेजस्वी जी आए, 17 महीने की सरकार थी, हमने न सिर्फ जातिगत सर्वे करवाया अपने पैसे से, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती थी, हमने रिजर्वेशन को भी बढ़ाया। पर क्या किया गया केंद्र सरकार द्वारा? 9वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं होने दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ा लॉन्गर रन में मैं आपको बता रही हूँ। आगे उसके बाद जितने भी वैकेंसीज आए टीचर्स की भी, अभी चीफ मिनिस्टर बहुत दूर है, टीचर्स की भी जो वैकेंसी आई उसमें भी जितने लोग एक्स्ट्रा हो सकते थे, जिनको रिजर्वेशन बढ़ा हुआ मिला था, आ सकते थे, वो टीचर बनने तक से चूक गए। किसकी जिम्मेदारी है? मैं सिर्फ आरक्षण की नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक पूरा एक सिस्टम है, समाज का ढांचा, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कदम कदम पर आपको रोकता भी है और कदम कदम पर आपको थामता भी है। हम जिस तबके से आते हैं, दलित वंचित का अगर कोई छात्र कोई बड़ा बनना चाहता है ना, उससे पहले वो मृत हो जाता है। रोहित वेमुला कभी नहीं भूलेंगे, उनके नाम पे आंदोलन बहुत हुए, आज तक रोहित एक्ट लागू हो गया क्या? नहीं हुआ। आज भी यूनिवर्सिटी में IIT IIMs कितने जगह छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, खुशी से मर जा रहे हैं क्या, उनको मार दिया जा रहा है? अभी तो एकेडमिक्स में आने की लड़ाई है साहब, अभी तो सब जगह आपके पास, आपके मीडिया में पहुंच जाने की लड़ाई है। आप तो चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, हम तो चाहते हैं दलित बैकवर्ड तबका प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। पर आप पहले अकेडमिया में तो घुस जाने दीजिए, वो कुर्सी अभी दूर है, लेकिन सब मिल करके, आप लोग मिल करके, हम जैसे प्रोग्रेसिव लोग मिल करके उनको जरूर आगे पहुंचाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से इसी वजह से आप मंच पर भी आमंत्रित थे और हमारे आज गेस्ट भी हैं। एक सवाल, चूंकि बिहार चुनाव है और लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को आखिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से क्या प्रॉब्लम है, सीधे राजनीतिक सवाल पे आ जाते हैं, मंच पे एक दूसरे से साझा मंच नहीं करते। अब विपक्ष तो इतना बड़ा मुद्दा लेकर के आगे बढ़ा है, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, कहाँ क्या दिक्कत क्या आती है? पप्पू यादव तो रोज आपके खिलाफ अब बयान देने लगे। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको हमें नहीं, तो दरकिनार आपकी कर, पार्टी के पप्पू, आपकी पार्टी का समर्थन नहीं, करने वाले मैं आगे बता पप्पू रही यादव हूँ। आप पे ही सवाल उठाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने दो व्यक्ति का नाम लिया, पप्पू जी का नाम लिया, कन्हैया जी का नाम लिया। कन्हैया जी हमारी यूनिवर्सिटी से हैं, हम लोग कलीग्स हैं एक तरह से, और पर वो NSUI में हैं, छात्र संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उनकी क्या भूमिका होगी या वो क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी तय करेगी। दूसरे पार्टी पर बोलने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मैं फिट व्यक्ति हूँ जो उस पर सवाल खड़ा कर पाए या उनके ऊपर बोल पाए। और रही पप्पू जी की बात, तो मुझे जहाँ तक पता है कि वो इंडिपेंडेंट तौर पर अभी हैं, कांग्रेस के व्यक्ति भी नहीं है। तो एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मुझे लगता है कि जो पार्टी का व्यक्ति है मेरा, या फिर कोई पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं जो हम पर कमेंट्स करते हैं या कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, तो उस पर हम बोलने के लिए सक्षम हैं और बोलेंगे भी। पर मुझे लगता है कि छोटे छोटे मुद्दे हैं, और कन्हैया जी तो मजबूत कर रहे हैं ना। अगर छात्र विंग मजबूत हो रहा है, इसका मतलब हमारा अलायंस मजबूत हो रहा है, अलायंस मजबूत हो रहा है, जीत दर्ज कराने में सब लोग मदद कर रहे हैं। मंच साझा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार? ये आप लोग लेकर के आ जाइए, और मंच साझा करने में मुझे लगता है कि मंच साझा तेजस्वी जी को करना चाहिए राहुल जी के साथ में। एक स्टेचर होता है एक नेता का। अभी आप मोदी जी के साथ में बिठा दीजिएगा किसी पार्टी के कोषाध्यक्ष को, तो मतलब मेरा ये कहना है कि एक स्टेचर होता है। जैसे राहुल जी के साथ तेजस्वी जी नजर आते हैं, कन्हैया जी के साथ नवल किशोर जी नजर आएंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र विंग के। तो सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है, और सब हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि छात्र हो, युवा विंग हो, या बाकी अलग अलग विंग हो, किसान प्रकोष्ठ हो, सबके लोग बहुत मजबूत करते हैं पार्टी को। तो उनको कम क्यों आंक रहे हैं? NSUI के दो तो सबसे बड़े पद पे, अगर मंच साझा कर ले तो क्या दिक्कत है इसमें? मतलब खुल के बोलना चाहिए। तो आप नवल किशोर जी को कम क्यों आंक रहे हैं? वो भी तो उसी पद पर बैठे हुए हैं, RJD से है, आप उनको क्यों कम आंक रहे हैं, ये मुझे बताइए। क्योंकि वो भी तो छात्र संगठन का हमारे नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उनको कम क्यों आंके? ठीक है, चलिए एक और सवाल, चूंकि राजनीतिक परिवार से जब भी कोई ऐसी खबरें आती है, पारिवारिक मामला भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। तेज प्रताप यादव को लेकर के लगातार सवाल उठे। अब देखिए उन्होंने कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया। आपको नहीं लगता कि इससे परिवार की छवि को अलग रख देते हैं, उस पर नहीं बात करते हैं? राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो RJD की छवि को डेंट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि
बिहार में लालू जी का कहा गया एक एक बात पत्थर का लकीर होता है उनके चाहने वालों वो के कह लिए। रहे हैं कि लालू जी के विचार को लेकर हम ही आगे बढ़ रहे लालू हैं। पर लालू जी ने क्या कहा वो मैटर करता है ना। तेज प्रताप जी पहले आए कि लालू जी पहले, और लालू जी पिता है। तेज प्रताप जी भी कहते हैं कि हम पिता के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे, और लालू जी ने भी कहा कि हम उनको परिवार से और पार्टी से निष्कासित किए। तो पार्टी और परिवार से निष्कासन का मतलब होता है किसी तरह का इंटरफेरेंस ना होना। तो अब तेज प्रताप जी भी जो भी कर रहे हैं उसके लिए वो इंडिपेंडेंट हैं, वो कर सकते हैं, पर हमारी पार्टी में उनकी अभी कोई भूमिका फिलहाल नहीं है। और मुझे लगता है कि तेज प्रताप जी का अलग होना या पार्टी बनाना ये सिर्फ उनका कार्य क्षेत्र है, वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। और पार्टी जो अपना काम कर रही है, तेजस्वी जी जो अपना काम कर रहे हैं, वो पार्टी को मजबूती करने के लिए कर रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बिहार की जब भी बात होती है, अब चुनाव है, पॉलिटिक्स एक शब्द जो है, नया टर्मिनोलॉजी, वो खूब चर्चा में आ जाता है। नीतीश कुमार के साथ आपकी पार्टी के रिश्ते नरम गरम दोनों रहे। नीतीश कुमार, कहा यह जाता है, सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि राजनीति में रहस्यवाद के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। आपने अभी काफका का जिक्र किया, अभी आप बता रही थी। काफका की एक मशहूर पंक्ति है कि आप कमरे में बैठे रहिए, शांति से सुनते रहिए, लोग आपके पास चले आएंगे और आप मशहूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश जी की कुर्सी तो स्थिर है, बार बार घूम करके भाजपा उनके पास चली जाती है या आरजेडी उसके पास चली? यहाँ डिसएग्री करूंगी कि हम नहीं गए थे। जो 17 महीने की हमारी सरकार बनी, हम नहीं गए थे। नीतीश जी को कहीं से खबर मिली कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़ सकती है या उनको कहीं से हैम्पर हो सकता है, वो खुद आए। आपको याद होगा वो सारे पिक्चर्स जो आ रहे थे सेलिब्रेशन के समय में, तो नीतीश जी खुद आए थे, उन्होंने बताया। और नीतीश जी जब आए तो तेजस्वी जी तैयार हुए इस शर्त पर कि बिहार को एक हमें समय मिला था कि 17 जो भी टाइम पीरियड था, हम खुद को प्रूव कर सकते थे और हम खुद बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे। खींचातान की सरकार नहीं होती, कहते हैं ना कि एक समन्वय वाली सरकार होती है, असमंजस की कोई स्थिति नहीं होती। तो हमको मौका मिला और हमने वो किया, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जब तेजस्वी जी गए चुनाव में रणभूमि में, एक तरीके से पॉलिटिकल रणभूमि में, तो जब उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे की, सबने बहुत मौक किया, सबने बहुत मजाक बनाया, प्रधानमंत्री जी ने भी बनाया, सबने बनाया। लेकिन जिस समय 17 महीना मिला, करके दिखा दिए। 5 लाख सरकारी नौकरी ही नहीं दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन भी थी। और जिस समय में आपको याद होगा विधानसभा का वो इंटरेस्टिंग समय, जिस समय में नीतीश जी एक तरफ थे, तेजस्वी जी एक तरफ थे, और वो डिस्कशन चल रहा था। तेजस्वी जी ने बोला कि हमारे बीच तो सब कुछ ठीक था, आप अचानक से ऐसे रूठ क्यों गए। तो तेजस्वी जी उस समय एक और बात कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में भी फाइलें बहुत सारे आगे थी, पर वो करवाई नहीं जा रही थी। इसका मतलब और तरक्की हो सकती थी और डेवलपमेंट हो सकता था, पर उसको एक ब्रेक मिल गया। लेकिन हाँ, बस यही कहूँगी कि नीतीश जी के साथ जैसे भी रिश्ते रहे, लेकिन तेजस्वी जी ने हमेशा संस्कारों का प्रदर्शन किया है, कभी भी खराब भाषा इस्तेमाल नहीं की है नीतीश जी के लिए, और ना हम लोग करते हैं। और हमें भी यही राय है कभी ना करें, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि बैकवर्ड तबके से आते हैं वो व्यक्ति। और किसी न किसी तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति का समाज में कुछ ना कुछ योगदान होता है। जिस समय में वो भाजपा के साथ नहीं थे, नीतीश जी खास तौर पर, सभी लोग तो जनता दल में ही थे ना, सभी लोग देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो हमें लगता है कि कभी भी यही एक लाइन जो है ना, यही एक लाइन है, एक दरवाजा खोलता है। चूंकि लालू प्रसाद जब भी 3-4 महीने में अपना बयान देते हैं, उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला है क्या, वो कहते हैं सबके लिए खुला है। दूसरी तरफ तेजस्वी जी मना करते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी में हमेशा से क्यों रहता है? इस बात को लेकर के कोई स्पष्टीकरण आरजेडी की तरफ से नहीं आता। एक तरफ लालू प्रसाद कहते हैं कि दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ उनके आप ही के विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि आ जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, वो गलत दिशा में है, इस तरफ आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं अब दरवाजा बंद हो गया। आप गोपालगंज से रायसीना अगर पढ़ेंगे नलिन वर्मा जी की, वहाँ वो मेंशन करते हैं कि लालू जी को सबसे पहला दुख कब हुआ, मतलब क्योंकि लालू जी को बोला जाता है राजनीति का भोले बाबा, जो सबको भूल जाते हैं, किसी की भी भूल चूक माफ कर देते हैं, किसी के प्रति घृणा नहीं रखते हैं मन में। पर बोला गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जाने से आपको दुख हुआ। 2 व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का और नीतीश जी का। नीतीश जी का भी फिर भी वो भूल जाएंगे, लेकिन बात यह है कि उन्होंने एक बात कही लालू जी ने कि भाजपा एक षड्यंत्र करती है, पिछड़ों के खिलाफ पिछड़ा ही खड़ा करती है, और उसमें उस जो एक मजबूती है उसमें दीमक की तरह घुस जाती है, उसको खोखला करती है। नीतीश जी को प्रोजेक्ट ही इसीलिए किया गया कि लालू जी को कमजोर किया जा सके। लेकिन लालू जी के चाहने वाले लोग इतने हैं, मुझे एक पंक्ति याद आती है, कहा जाता, जैसे आपको भी याद होगा कि लालू जी ने मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ा जो कभी सपना नहीं देख सकते थे मुख्य धारा में होने का,
और इसीलिए कहा जाता है कि इसी चलते जो मुख्य धारा से जुड़े लोग थे लालू जी को 100 साल तक माफ नहीं करेंगे, पर वो वंचित शोषित तबका इसी कारण से लालू जी की 1000 गलतियों को भूलने के लिए भी तैयार है, उनसे हमेशा प्रेम करेगा। एक सवाल, चूंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी, और लालू जी को उनका नाम याद है। वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है। बहुत अच्छे। भारती, मैं ये सवाल सोच के नहीं आया था, लेकिन शुरू में आपने काफका का जिक्र किया, फिर आशीष ने काफका का जिक्र किया। मैं 2011 में पराग गया था, तो एक बुक स्टोर में कहीं काफका का ये मशहूर कोट पढ़ा था कि आई एम ए केज इन सर्च ऑफ अ बर्ड। तो फतुहा में बैठ के प्रियंका भारती सोचती थी कि यहाँ रही तो पिंजरा भर रह जाऊंगी, अपने भीतर के परिंदे को तलाशना है और दुनिया के फलक पे उड़ना है। बिल्कुल। उस समय तो मुझे नहीं लगता है कितना सोचा था, पर स्कूल में आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी पूछा जाता था कि क्या बनना है मैं बोलती थी प्रधानमंत्री। कारण ये था कि मैं ना घर से ही लड़ रही थी शुरू से, क्योंकि देखिए हम पितृसत्तात्मक समाज में पैदा हुए हैं, ये सच्चाई है। और घर में ऐसा होता था कि मम्मी बोलती थी कि भाई का थाली धो लो, तो मेरा लड़ाई इसमें होता था कि हम क्यों धोएंगे, वो मेरा क्यों नहीं धोएगा। तो मैं उसमें बहुत छोटी थी, क्लास 1-2 से लड़ते आ रही हूँ, हम नहीं बनाएंगे खाना, वो क्यों नहीं बनाएगा, पापा क्यों नहीं उठा के रखेंगे। तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी। तो उस समय में हमको प्रधानमंत्री इसलिए बनना था कि हम पुरुष और महिला को बराबर करेंगे। उतनी समझ थी नहीं, पर बचपन में ये कहा करती थी, पर राजनीति में आने का सपना नहीं था। ये पता नहीं, मुझे लगता है कि अपने आप ये रास्ता मार्ग बनता गया। प्रधानमंत्री सोच रही थी पर राजनीति में नहीं आना था। पर ये था कि हमेशा से एक इच्छा थी कि ग्रो करूं, बड़ी बनूं और अपने मम्मी पापा को प्राउड महसूस करवाऊं, क्योंकि उस गांव में महिलाएं उतनी पढ़ी नहीं थी। तो जब मेरी बुआ भी पढ़ रही थी, तो उम्र हमारे में तो बहुत मैटर करता है, बोलते हैं कि उम्र निकलती जा रही है, शादी कब होगी। तो मेरी बुआ भी घर से ही पढ़ी और घर से पढ़ करके वो दरोगा बनी। तो पापा का था कि बहन की है, बेटी को भी बनाएंगे। तो हमेशा से कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो नहीं छूटनी चाहिए। कई बार नानी परिवार ने भी कहा कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे ही डाल दो ये वो, पर पिताजी कभी नहीं माने। तो पिताजी के सपने बड़े थे और उनके सपने को मुझे पूरा करना था। नहीं, माशाल्लाह, आप बहुत कामयाबी के साथ उन सपनों को पूरा करने में लगी हुई हैं। एक सवाल ये कि मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा कि आपने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के समर स्कूल से मैजिक एंड विचक्राफ्ट यानी जादू और इंद्रजाल में कोर्स किया है। ये प्रियंका भारती ने कौन सा जादू और कौन सा इंद्रजाल सीखा है?
नाम से ऐसा लग सकता है, पर कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, वही है। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि कैसे किसी महिला को डायन बोल करके, या जो पढ़ी लिखी महिला है, उसकी विच हंटिंग होती थी यूरोप में और इंडिया में। तो अभी भी आप देख लीजिए, बिहार का एक केस भी आया था ना, जहां पर डायन प्रथा का आरोप लगा करके 5 लोगों को जला दिया गया। और आपको भी याद होगा कि इसके खिलाफ में राबड़ी जी ही पहले मुख्यमंत्री थी जिन्होंने कानून लाया, उसी कानून को इम्प्लीमेंट किया झारखंड सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने एज इट इज। तो ये कोर्स जो था मेरा, वो इसके ऊपर था कि कैसे महिलाओं का प्रोसिक्यूशन होता था यूरोप, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मतलब अलग अलग स्पेसेस में। और सिर्फ यही कोर्स नहीं, बहुत सारे कोर्सेज जैसे वहाँ से किए, जैसे अभी मैंने जो किया दैट वाज ऑन क्लाइमेट इकोलॉजी एंड डेमोक्रेसी। तो कैसे ये 3 चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत प्रेसिंग इशू जो है अभी देश का, वो प्रकृति का चेंज होना भी है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके ऊपर अभी तक हम चर्चा करने पर पहुंचे भी नहीं है। अभी तो जाति के सवाल से आप ऊपर उठे ही नहीं है कि आप प्रकृति के ऊपर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा है इन सब प्रकृति में, जानवरों में काम करने में, तो इसी कोर्सेज के लिए भी मैं गई। और एक दुख जो हमेशा मन में रहा वो ये था कि जेएनयू से सिलेक्शन भी हुआ था बैंड यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, साल भर के लिए, और गाइड भी मिल गए थे, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि उसी साल रशिया यूक्रेन वॉर हो गया और सारा फंड उन लोगों को ड्रिफ्ट कर दिया गया, उधर के स्टूडेंट्स को, तो हमें कुछ नहीं मिला। तो सेलेक्ट होने के बावजूद नहीं जा पाई, उसका मलाल रहेगा, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है देश में भी ठीक ठाक कर ही रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। आपका चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे आपका ट्विटर का पेज हो, जो हीरो इमेज ऊपर लगा हुआ है वो फूलन देवी का है। विद्रोही हैं क्या आप? मुझे लगता है कि कोख से ही हर महिला विद्रोही होती है, क्योंकि कोख से आना भी उसका तय कर लिया जाता है पहले ही, आएगी कि नहीं आएगी। तो और फूलन देवी जी के प्रति मेरा सम्मान, कहते हैं ना, मेरे दिल से जुड़ाव है। मैं उनका जो भी वीडियो सुना, उनके बारे में पढ़ा सब कुछ, तो वो कह रही थी कि जो मेरे साथ हुआ, बहुत लड़कियां मर जाती हैं। मुझे भी, मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं मर जाऊं, कुछ कर लूं अपने आप को, लेकिन फिर सोचा कि लड़कियां तो बहुत मरती हैं और मेरी तो कोई गलती नहीं थी जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने तो बस जो किया वो इंसाफ लेने के लिए किया। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देश की हर महिला या हर व्यक्ति हथियार उठा ले अपने अन्याय के खिलाफ, पर शोषण के खिलाफ उठी गई हर आवाज़ इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है। और यूं ही नहीं, फूलन देवी जी को वर्ल्ड फोरम पे जगह मिली, उनको यूं ही नहीं इतनी रिवोल्यूशनरी वुमेन के तौर पर जाना गया। जो उनके साथ हुआ वो होने का कारण भी जाति थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप जानते हैं, कि समाज में एक तबके को नीचा दिखाने के लिए उस महिला के साथ कुकृत्य किया जाता है ताकि उस जाति को उसकी औकात दिखाई जाए। ये हुआ उनके साथ। तो वो नहीं हारी, मतलब अंत में तो वो शहीद हुई, वो हारी नहीं। तो वो जो हिम्मत थी उनके भीतर, मुझे लगता है कि हर महिला के भीतर होनी चाहिए। हार नहीं मानना है जीवन में, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आए, हर चीज़ का आप मुकाबला कर लीजिएगा। और इसीलिए जब भी मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, गंदी तस्वीरें बना दी जाती हैं, कुछ से कुछ किया जाता है, मुझे लगता है कि जब ये महिलाएं हार नहीं मानी तो मैं क्यों हार मानूं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि विद्रोहियों को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये दुनिया नहीं समझती कि ये उनके बिना अधूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, अब थोड़ा-सा आते हैं मौजूदा विषय पे। तेजस्वी ने इंडियन एक्सप्रेस में कल एक आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन आधार को व्यापक रूप से जो स्वीकार नहीं कर रहा है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये लगातार लड़ाई चल रही है कि आधार को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया जो आज हेडलाइन बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आधार तो नागरिकता की पहचान है नहीं, और जो 11 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने जो सूची जारी की है वो ज़्यादा इंक्लूसिव है। एक तरीके से जो पिछले कई हफ्तों से लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष इस वोटिंग लिस्ट के मुद्दे पे, सुप्रीम कोर्ट ने कल तो काफ़ी उस पे एडवर्स टिप्पणी कर दी। नहीं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, ट्रस्ट डेफिसिट की बात और टाइमिंग की बात। ये दोनों चीज के लिए लेके वो भी चिंताजनक थे। और पहली हियरिंग में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ना कि आधार कार्ड को कंसिडर किया जाना चाहिए, भले वो चेंज हुआ है, पर ये दोनों चीज अहम है, जो 2 बातें उन्होंने रखी हैं। और ट्रस्ट डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे आंकड़े आ गए हैं, जैसे भिखू भाई जी का आया है, अमित शाह जी के करीबी हैं, लोकसभा में उन्होंने गांधीनगर में वोट किया और अचानक से वो बिहार के वोटर बन गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि वोटर लिस्ट में भी जो उनका नाम लिखा है ना, नाम के आगे घर वर का कोई जिक्र नहीं है, और वो भी गुजराती में लिखी है।
अब कौन सा बीएलओ गुजराती सीख करके बिहार में आया है और उनका नाम दायर किया है उसमें। उसके अलावा 3 लाख घर ऐसे हैं जिनके घरों के नंबर के आगे 000/000 है, किसी को पता नहीं है घर इस प्लैनेट पर है भी कि नहीं है, कहाँ है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि विजय सिन्हा जी का जो 2 एपिक कार्ड का मसला था, या फिर अभी निर्मला देवी एक है, मेयर है मुजफ्फरपुर की, उनका भी इसी तरीके का आया 2 एपिक कार्ड है, उनके 2 देवर के भी 2-2 एपिक कार्ड हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, पर आप बिहार जैसे प्रदेश को आपको समझना पड़ेगा जहाँ 73% इलाका बाढ़ में डूबा रहता है और अभी भी बहुत विभत्स स्थिति बनी हुई है। 11 डॉक्यूमेंट्स की आपने बात की, इन 11 डॉक्यूमेंट्स में जो चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश किए हैं बहुत डिफॉल्टी लगते हैं, मतलब डूबियस हैं। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास 13.9 करोड़ आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने का आंकड़ा है, ठीक है। बिहार की जो वोटर पॉपुलेशन है वो उतनी नहीं है, आपने उससे ज्यादा जारी करवा दिया। तो शायद यहाँ पे ये भूल जा रहे हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, तो कोई व्यक्ति चाहे तो 2 बार 3 बार 4 बार अप्लाई कर सकता है, तो वो आंकड़ा वहां से आया। फिर अगर बात करें जाति प्रमाण पत्र की, वहां भी 111% इन्होंने दिखाया है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस की आप रिपोर्ट पढ़िए, कहता है कि मात्र कुछ ही 16% लोग ही हैं 18 से 40 साल के जिनके पास वोटर आई कार्ड है। तो ऐसे कई सारे आंकड़े हैं जिनको बहुत ज्यादा दिखाया गया है पर वो है नहीं वास्तविकता में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का आंकड़ा बता रहा है कि मात्र 2.8% जो 18 से 40 साल के लोग हैं उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, जबकि चुनाव आयोग ने क्या किया है, 2001 से लेके 2005 तक का जन्म प्रमाण पत्र का डेटा दिया। आप बताइए 2025 तो 2025 का जो जिसका जन्म प्रमाण पत्र है वोट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरीके का आंकड़ा है जो हमें एक तरीके से सवाल पैदा कर रहा है और भ्रम की स्थिति भी बना रहा है। तो आपको क्लैरिफिकेशंस देना चाहिए चुनाव आयोग को हमारे सामने, पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं कर रहा है। तो सवाल, जब तक आप सवालों के जवाब नहीं देंगे जिज्ञासा शांत नहीं होगी। और हम भय महसूस कर रहे हैं कि रिग्ड हो सकते हैं इलेक्शन। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हमने देखा, दे वर रिग्ड, तो कहीं भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में देखा एक व्यक्ति को कहते हुए 8 हमने वोट किए हैं। और जब बाबा साहब ने ये संविधान बनाया, सबको 1 वोट का अधिकार था, कम से कम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के लिए लड़ना तो पड़ेगा, चाहे कोई भी सामने हो। अभी मेरे सहयोगी ने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार मुद्दा विहीन कर देते हैं विपक्ष को। उन्होंने कई उदाहरण दिए, वो बिजली सस्ता कर देते हैं। एसआईआर का मुद्दा आपको लगता है कि आप लोग जिस शिद्दत से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार की जो नीतीश कुमार जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, सस्ती बिजली, पेंशन योजना, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन मनी स्पीक्स नोबडी अंडरस्टैंड द ग्रामर। तो इसके सामने ये एसआईआर का मुद्दा आपको लगता है कि काम करेगा, आपको वोट दिलाएगा? बिहार अपना ग्रामर खुद बनाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आज तक की ही रिपोर्टिंग हुई थी, गए थे लोग और पता किया सीमांचल के इलाके में दलित परिवार के लोग थे और वो कह रहे थे, उनसे बोला गया कि आपका नाम कट गया तो क्या हो गया। मतलब वो बेसिकली जानना चाह रहे थे कि क्या ये समझ पा रहे हैं नाम कटने का क्या महत्व है वोटर लिस्ट से। वो महिला कह रही है कि नाम कट गया तो ना हमको राशन मिलेगा, ना देश के हम नागरिक रहेंगे। वो दलित बस्ती की आखिरी पंक्ति की महिला है, वो कह रही है कि नाम ही नहीं रहेगा तो हमको हर सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। तो लोगों के भीतर ये समझदारी है और ये समझ है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आपको जो पैसा भी दिया जा रहा है एक तरीके से कुछ नहीं मिलेगा। और पैसे नहीं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। चाहे शिक्षा, आपको ना आरक्षण मिलेगा, ना आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नागरिक ही नहीं बचोगे इस देश के। उसके बाद उनके साथ क्या होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, ये आंकड़ा 65 नहीं है, अभी तो ये 94 है, क्योंकि एडल्ट जो है जो वोट कर सकते हैं वो 8.18 के करीब है। तो 94 लाख का डिफरेंस आ रहा है। और साथ ही साथ अब तो डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन का फेज आया है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा जाएगा, इसकी चिंता हमें भी है और लोगों को भी इसकी चिंता है। आप देख लीजिए, हर लोग दौड़ रहा है, भले बाढ़ है लोग भी दौड़ रहे हैं मेरा नाम है कि नहीं है। एक मृत व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाना वो दिखाता है कि फॉल्ट्स हैं। अगर आप मृत का वहां पहुंचने का मतलब ये भी है ना कि उसका साइन कौन किया। आप बता दिए मृत, तो कोई तो साइन किया होगा उसकी जगह, कौन साइन किया वहां पर। इसीलिए जब वो व्यक्ति वहां पहुंच रहा है तो मुझे वो अभी भी याद है, क्योंकि मैं सुन रही थी उसको, देखा मैंने। तो योगेंद्र जी उनको खड़ा करते हैं जिनको इन्होंने मरा हुआ बता दिया। तो उधर के वकील, मतलब ईसीआई बेसिकली कहती है क्या ड्रामा चल रहा है।
उस पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत की टिप्पणी थी कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत का नागरिक इस कोर्ट में खड़ा है। भारत का हर नागरिक इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है, उसकी आत्मा को मजबूत करता है। किसी एक व्यक्ति का भी नाम कट गया तो अन्याय है, और वो अन्याय संविधान को कमजोर करेगा। तो इसलिए संविधान के लिए, देश के लिए, उस आखिरी पंक्ति की उस महिला के लिए हमको लड़ना तो होगा, और असल मुद्दा मुझे लगता है वही है। चलिए, एक सवाल और है कि अगर हम पिछले 5 दशकों की राजनीति पर नजर डालें तो इस देश में दलितों की, वंचितों की राजनीति के सबसे बड़े नायक काशीराम जी कहे जा सकते हैं। उनके उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं चंद्रशेखर, जो नगीना के सांसद हैं। उनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी, ब्रैकेट में कांशीराम। आपकी टिप्पणी क्या है चंद्रशेखर की राजनीति पे? देखिए, चंद्रशेखर जी का बहुत सम्मान करती हूँ मैं। जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, कितने बार उनको मार देने की कोशिशें हुई, उसके बाद वो संसद तक पहुंचे हैं। उनका वहां पहुंचना ही दिखाता है कि संविधान कितना मजबूत है और सबको इस देश में आगे बढ़ने की एक स्वतंत्रता है। भले रास्ते मुश्किल कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका वहां पहुंच पाना मैं काबिले तारीफ है, और मैं बहुत खुश हूं। उनको वहां देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, भीतर से महसूस होता है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी सभी पार्टियां जो रिप्रेजेंट करती हैं या उन हकों के लिए खड़ी होती हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टियां नहीं हो पाती, ऐसी पार्टियों को आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को आने चाहिए। और खास तौर पर जब तक देश में अंतिम पायदान का व्यक्ति आगे नहीं आएगा राजनीति में, तो वो जमीन से जुड़े मुद्दे को, जिसको उसने खुद जिया है, वो नहीं उठा पाएगा। मैं कहती हूँ ना कि मेरा मतलब एक सपना है, और वो सपना ये है कि जब भी कोई दलित घोड़ी पर चढ़े तो वो मारा ना जाए। जब भी कोई दलित किसी क्लासरूम में बैठे तो उसको धक्के मारकर वाल्मीकि जी के, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जैसे निकाला ना जाए। जब भी हम पानी पीने जाए तो हमसे ये ना पूछा जाए कि तुम्हारी जाति कौन है। जब मैं स्टूडियो में आऊँ तो मुझसे ये ना पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है। ये जिस दिन इस देश में खत्म हो गया ना, हम सही मायने में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और मायावती जी, कांशीराम जी, चंद्रशेखर जी, लालू जी, कर्पूरी जी, जगदेव जी, सभी लोग, मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की असली तस्वीर है। क्योंकि लालू जी भी कहते हैं कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो ये हरवाह चरवाह का बेटा हरवाही ही कर रहा होता। तो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, मायावती जी मुख्यमंत्री तक पहुंची। मैं चाहती हूँ सभी लोग आगे बढ़ें। प्रियंका, वैसे तो आपकी लोकप्रियता के बारे में क्या ही कहा जाए। आप माशाल्लाह एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आरजेडी की, और देश की राजनीतिक बहसों का जाना माना चेहरा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव लड़ने को लेकर, देश की संसद में पहुंचने को लेकर या विधानसभा में पहुंचने को लेकर प्रियंका भारती की क्या आकांक्षाएं हैं? माई पार्टीज विश इज माई कमांड। तेजस्वी जी जो कहेंगे, जहां जिस भूमिका में लगाया जाएगा, उस भूमिका को मजबूती से निभाएंगे, यही इच्छा है। और अभी आपको पता है इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, उसमें भी मुझे लगता है कि उसमें भी तेजस्वी जी ने मुझे बहुत अहम भूमिका दी है। प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो भी होंगे चुनाव को लेकर के, तो वील बी एड्रेसिंग देम टुगेदर। तो मुझे लगता है कि जो भी इच्छा होगी पार्टी को, वो सर्वोपरि, क्योंकि सिर्फ प्रियंका भारती ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं पार्टी की एक सोल्जर हूँ, और जो भी आरजेडी का कार्यकर्ता है उसी के हिसाब की, मतलब उतना ही कद मेरा भी है पार्टी में। और मैं बस पार्टी की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए काम कर रही हूँ। प्रियंका जी, आपसे जब बातचीत हो रही थी हमारे दूसरे साथियों की, एक शब्द आपने कई बार उसका जिक्र किया, एक तो दलित का और दूसरा सामाजिक न्याय का। तो राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, बिहार में और कई दूसरे राज्यों में, उसमें और जो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस महसूस होता है आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मतलब डिफरेंस ऑफ वोट बैंक नहीं हो सकता। जैसे मैं राहुल इसको जी, और क्लियर कर देता हूँ कि जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी, आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है वो तो यादवों का माना जाता है। लेकिन जो आप जो दलितों वाली जो बात कर रही हैं, तो क्या ओबीसी की पॉलिटिक्स में ये दलित कांग्रेस या आरजेडी से या महागठबंधन से जुड़ सकता है, जिस तरह का कैंपेन राहुल गांधी चला रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय लीडर हैं, अभी तो हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। तो मोदी जी के विपरीत किन्हीं को देखा जाता है तो राहुल गांधी जी हैं। बिहार में उसी तरह से तेजस्वी जी हैं। और कभी तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी भी हुआ करती थी, और विश करती हूँ मौका जल्द है कि जब हम नेशनल बने। पर बिहार में जो, या फिर बिहार की जो राजनीति रही, देश की राजनीति रही, राहुल गांधी जी ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस पिछड़े तबकों को उनका हक देने में कहीं ना कहीं उनसे भूल चूक हुई। पर ये भूल चूक आरजेडी ने कभी नहीं की।
मतलब हम ये मजबूती के साथ कह सकते हैं कि हम उन तबकों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे जिनको हाशिए पर धकेला गया। अगर राजनीति के अंतर की बात करूं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की एक बहुत नेशनल अपील है और उनका मुद्दों का उठाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी देश में वर्तमान स्थिति में जो बना हुआ है। पर आरजेडी जिस तरीके से बिना इफ एंड बट के सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को लेकर के आगे बढ़ी है, कांशीराम जी की लोहिया जी को लेकर के या फिर जगदेव बाबू को कर्पूरी जी, लालू जी के क्या कहे आइडियल्स है, तो हम उसको लेकर के आगे बढ़े। तो हम डिफरेंस नहीं है इस किसी तरीके का। पर जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे कांग्रेस के जो बीजेपी में जाकर के बीजेपी को मजबूत किए और ये बात राहुल जी को भी महसूस हुई। तो राहुल जी भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये देश भर में उठे तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया अलायंस ही मजबूत होगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी उस अलायंस का पार्ट है, तेजस्वी जी अलायंस का पार्ट है, हम सब मिलकर के एक मुद्दा उठा रहे हैं, तो हम सभी को मजबूत करेगा। और इस तरह की पार्टियों का होना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का आगे आना, इन मुद्दों का आगे आना, नेशनल स्तर पे आगे आना। क्योंकि जब हम आरजेडी उठा रही थी, जनता दल जिस समय थी, हम तो उसको राष्ट्रीय लेवल पे उठा रहे थे, पर जब हम जातिगत जनगणना की बात करते थे तो हमें कास्टिस्ट कहा जाता था। अभी जैसा आपने कहा कि यादवों का वोट बैंक, पर जबकि आप देखिएगा कि आरजेडी के जो 2020 के आप चुनाव का एनालिसिस करिए, सीएसडीएस का आंकड़ा हो या बाकी का जो सर्वे आया, पोस्ट पोल सर्वे, सब में दिख रहा है कि चाहे वो वंचित तबका हो और युवा, खासतौर पर महिलाएं, वंचित तबका में हर जाति, सबका वोट प्रतिशत आरजेडी के प्रति बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि हम सभी को समेट करके लेके चल रहे हैं। लालू जी के कार्यकाल में भी आप मुझे बता दीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्रिमंडल में लालू जी की किन्हीं का वर्चस्व था या कोई लोग थे, कुशवाहा समुदाय के लोग थे। तो ये तो तोड़ने की कोशिश भाजपा ने की, नीतीश जी को आगे फ्रंट पर कर करके। अदरवाइज जितने दलित समुदाय से हमने लोग दिए, हमारे जितने प्रदेश अध्यक्ष हुए सारे, मतलब कम से कम 3 तो कमल पासवान जी और मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जो दलित समुदाय से थे, हमारे जगदा बाबू राजपूत समुदाय से थे, अभी जो मंगनी लाल मंडल जी हैं अति पिछड़े समुदाय से हैं। तो हमने डिफरेंट मतलब लोगों को अपने साथ जोड़ा। और सामाजिक न्याय की राजनीति यही कहती है कि ना छोटो, जो छोटा बनाया गया जिनको, ना छोटों से बैर, ना बड़े जो हैं ना उनसे नफरत, सबको साथ लेकर चलना ही समाजवाद है, यही लोहिया का समाजवाद है। तो हम सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसीलिए हमको लगता है कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। राहुल जी भी उसी की अपील कर रहे हैं, तेजस्वी जी ने तो करवा लिया, डिप्टी सीएम रहते हुए कास्ट सर्वे भी करवा लिए, आरक्षण बढ़ाया। वो अलग बात है कि भाजपा नहीं चाहती थी कि वो बढ़ा हुआ आरक्षण सुरक्षित रहे, इसीलिए 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, लेकिन लड़ाई लंबी है, लड़ी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जब ओबीसी की बात करते हैं तो उनकी चिंता ये नहीं होती कि बीजेपी को उसके वोट बैंक जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम दलित, ब्राह्मण, मुसलमानों के पीछे लगे रहे और ओबीसी हमको छोड़कर चला गया। इसको ऐसे समझिए कि जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टियां, समाजवादी राजनीति की जो पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में जो राजनीति करती रही और उससे ही आरजेडी जैसी पार्टी का उदय हुआ, समता पार्टी भी बनी, तो वो सारा वोट बैंक तो कांग्रेस का ही हुआ करता था, जो छिटक के लालू मुलायम के साथ चला गया। राहुल गांधी तो वही कोशिश कर रहे हैं ना कि जो छिटका हुआ वोट बैंक है, जिसमें खास करके जो फोकस ओबीसी का है, वो वापस कांग्रेस के पास होना चाहिए। ऐसा अगर उनका सपना पूरा हो गया, ये डेंट तो फिर आप जैसी रीजनल पार्टीज को ही होगा ना। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई डेंट होने जा रहा है। राहुल जी जो बात अभी कर रहे हैं वो कंकरेंट टाइम के लिए है, और आरजेडी अपने आप को बिहार में बहुत मजबूत भूमिका में देखती है। और जब हमारा फॉर्मेशन हुआ तो मंडल कमीशन की सिफारिशें हमने लागू करवाई, वीपी सिंह जी ने लागू किया। तो आपने जैसा कि कहा, हम सोशलिस्ट पार्टियों का उदय ही इसी के खिलाफ में हुआ था कि एक तबके का वर्चस्व है। अच्छी बात है, कांग्रेस भी वंचित तबके के लोगों को अगर जगह देती और इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देती, तो जो गलतियां जो राहुल जी अभी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर वो गलतियां नहीं हुई होती तो एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी पार्टी होती। पर मुझे लगता है कि जो जनता दल बना और सभी अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारे लोग उसमें जुटे, तो ये लोग एक तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ही जुटे, और खासतौर पर उन लोगों को मजबूत करने के लिए जिनको मुख्य धारा में नहीं देखा गया। और राहुल जी अगर बड़े स्तर पे इसकी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो कमजोर नहीं करेगा, मजबूत करेगा। हम बिहार में वहां राजनीति कर रहे हैं, कल को हम देश में भी करेंगे। और जैसे देख लीजिए आप, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पिछले समय में चूंकि बहुत सारी चीजों को लेकर के तभी उसका फायदा बीजेपी को मिला। जैसे कि मंडल कमीशन की सिफारिश आपको पता होगा 1-2 ही लागू है, अभी तक बाकी लागू भी नहीं हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, ऑल्दो ही इज नॉट अ बॉर्न पिछड़ा। बाद में उनकी जाति को उसमें जोड़ा गया।
लेकिन उन्होंने क्यों, अगर खुद को पिछड़ा मानते हैं तो अभी तक तो मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें जो थी वो लागू हो जानी चाहिए थी। तो सीधी बात है कि भाजपा कहीं से नहीं चाहती है कि दलितों पिछड़ों का उत्थान हो इस देश में। अगर चाहती, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, SC/ST फेलोशिप्स, हाई एजुकेशन में हूँ इसलिए ये सारी चीजें बहुत पैनी नजर रहती है कि स्कॉलरशिप्स कितने काटे जाने, ये सब है। तो हाई एजुकेशन में जो SC/ST फेलोशिप होता है वो 240 करोड़ के लगभग था, सिर्फ 2024 की बात कर रही हूँ। 2025 में पता है आपको कितना बचा है? 2 लाख। 99.9% काट दिया गया है। ओवरसीज फेलोशिप भी 6 करोड़ हुआ करता था, बचा है 1 लाख। और इसको घटा, और मानव तो पूरा खत्म ही कर दिया इन लोगों ने, जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों को मिलता था, छात्रों को मिलता था हायर एजुकेशन के लिए। उनको मोदी जी कहते हैं, मतलब भाजपा पार्टी बेसिकली कहती है पंक्चर बनाने वाले। आप तो उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े, आपने उनका फेलोशिप खत्म कर दिया और एक तरफ आप कहते हैं पंक्चर बनाने वाले। मैं इन डाटा को इसलिए यहाँ पर सामने लेकर के आ रही हूँ क्योंकि आप देखिए कि जो चीजें नेसेसरी हैं, अगर आप हाई एजुकेशन में आप नहीं एक तरीके से इन्वेस्ट करिएगा तो देश ग्रो नहीं कर सकता है। मोदी जी ने क्या किया, 2018 का मैं बात बता रही हूँ आपको, परीक्षा पर चर्चा अक्सर वो करवाते रहते हैं, 3 करोड़ था उसका इन्वेस्टमेंट, 3 करोड़ खर्च आए थे 2018 में। अभी 2025 की अगर बात करूं, 18 करोड़ हो गया है उसका बजट, मतलब पैसे उसमें दिए जा रहे हैं। और ये इतना बढ़ गया, लेकिन उससे निकल के क्या आ रहा है परीक्षा पर चर्चा पर? आप इंटेलेक्चुअल तो इस तरीके से है नहीं कि आप बहुत सारा चीज बच्चों को सिखा पाएंगे, और उसमें आपके पास खर्च करने को पैसे हैं। आप बाहर जाते हैं, 5 सालों में आपने 360 करोड़ के अराउंड खर्च कर दिया है बाहर के ट्रिप्स, उसके लिए पैसे हैं। पर जब SC/ST फेलोशिप्स काट दिया गया, OBC फेलोशिप को घटा दिया गया, तो आपने ये कहा कि आपके पास पैसे नहीं है। जबकि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्टिंग की है कि उस जो SC/ST फेलोशिप्स को देखते हैं, उन लोगों ने ये बताया है, उनके एक ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि जो पैसा हमारे पास है पर वो रिलीज नहीं किया जा रहा है। कमिटी किसके अंदर है? मोदी जी के अंदर है वो कमिटी। तो मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप SC/ST फेलोशिप्स को रोक दिया आपने, इन्वेस्ट आप कहीं और कर रहे हैं, आपने ट्रिप्स पे कर रहे हैं, विच यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फ्यूचर ऑफ जनरेशन ऑफ दिस इंडिया, जो भी यूथ पॉपुलेशन है। तो आपकी इंटरेस्ट कहीं और लाई करती है, आप चाहते ही नहीं है कि लोग एजुकेशन में आगे बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वेल एजुकेटेड होगा, जो समझदार होगा, वो भाजपा से कभी जुड़ेगा ही नहीं। तो फिर आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा, अगर आप स्कूल एजुकेशन की और उसकी बात कर रही हैं, तो लालू जी जब चरवाहा विद्यालय लेकर आए थे 90s हाँ, में, तब दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई, बहुत लेकिन चर्चा वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं सस्टेन हो पाया? क्या उसमें इच्छा शक्ति की कमी थी, या ये रियलाइजेशन हुआ कि बच्चा लोग अगर पढ़ लेगा तो फिर हमको वोट कौन देगा, जिसके आरोप जो लालू जी पे लगते रहे? ये भाजपा वाले भले सोचते हैं कि पढ़ लेगा तो हमको वोट नहीं देगा, उसका उनका काम भी नहीं इसी तो फिर तरीके से वो करता है। ये ना बट कि चरवाहा चरवाहा विद्यालय पे मैं बता रही हूँ आपको कि पूरे विश्व भर में आप ही ने कहा कि इसकी बहुत तारीफ हुई। क्यों हुई मैं बताती हूँ। क्योंकि लालू जी के आप घर अगर चले जाइएगा, झोपड़ी था पूरा, और वहाँ एजुकेशन के कोई साधन नहीं थे, तो पढ़ना मुश्किल था। तो ये चीज से लालू जी खुद गुजरे। लालू जी ने क्या किया कि बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो स्कूल को बच्चे तक पहुंचाया, ये किया उन्होंने। और मुझे लगता है कि उसके बाद जितनी पार्टियां हुई जो पावर में आई, उन्होंने उसको खंडहर बना दिया। अगर चाहते तो उसको आगे लेकर के जा सकते थे, क्योंकि उस स्कूल में कौन जाता? जो भैंस चराने जा रहा है, जो बकरी चराने जा रहा है बच्चा, वो वहां बैठ करके पढ़ाई कर सकता था। और चरवाहा विद्यालय सिर्फ इसलिए नहीं बने थे कि सिर्फ पढ़ाना था, वहां पर महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाती थी, अचार बनाने की ट्रेनिंग, सिलाई मशीन सिलाई सिखाने की ट्रेनिंग। तो एक बहुत बड़ा थिंकिंग था। लालू जी कहते हैं ना कि हमको स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। तो गांव स्मार्ट कैसे बनेगा? जब आप एजुकेशन देंगे। अगर वो स्कूल अगर आज भी मौजूद होते, जो 50% ही लिटरेसी रेट है ना, वो बहुत अच्छी होती। मतलब कई लोग पढ़ पाते, कई बच्चे पढ़ पाते जो स्कूल नहीं जा पाते। आप खुद बताइए, लालू जी का ही वो टाइम पीरियड था जब कहते हैं ना स्कूल ड्रॉप आउट रेट, वो पूरा घट करके 11% पे आया था। अभी आपको पता होना चाहिए बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 40% से ऊपर है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो 2005 में आए ना, उससे पहले तो लालू जी और राबड़ी जी ही तो सरकार वही तो चलाते मैं रहे कह ना। रही एक हूँ कि लंबा उस समय समय था, में तो 10-15 साल उस का। समय में तो फल फूल रहा था। चरवाहा विद्यालय में लोग जा रहे थे, छात्र भी जा रहे थे। लेकिन जिस समय में नीतीश जी की सरकार आई, हर एक प्रोजेक्ट जो लालू जी का शुरू किया हुआ था, उसको जानबूझ करके, आप जानते हैं कि सरकारें ऐसा अक्सर करती हैं कि जो भी किसी का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है उसको धकेल दो, हाशिए पर कर दो, या उसको छोड़ दो ऐसे खंडर होने के लिए। अच्छा वो ठीक है, किया गया। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से राहुल और तेजस्वी वाला एक सवाल जो है वो रह गया, तो वो पूछ लेता हूँ। 17 तारीख से जो बिहार यात्रा राहुल गांधी की हो रही
रही है, तो वो किसको मजबूत बनाने, महागठबंधन को फायदा हो सकता है अगर ये यात्रा सफल हुई, जैसे इंडिया अलायंस को हुआ भारत जोड़ो यात्रा के बाद, पर प्राइमरली तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को ही बिहार में होगा ना। जो राहुल गांधी एक प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस खत्म हो रही है या कमजोर स्थिति में है, वहां वो एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का बढ़ना तो आरजेडी के लिए खतरा होगा, वो बीजेपी को कितना डैमेज करेगा? जानते हैं इसका फायदा किसको होगा? न कांग्रेस न आरजेडी, इस देश के हर नागरिक को फायदा होगा। बिहारी को फायदा होगा, जिसका नाम वहां से कट गया है, जिसको मृत बता दिया गया है, उसको फायदा होगा। और जब उसको फायदा होगा तो अपने आप जो इनके हितैषी हैं जैसे कि आरजेडी और कांग्रेस, उनको फायदा होगा, सभी को होगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए अभी लगातार मुझे किसी ना किसी लोगों के फोन आते रहते हैं कि दीदी मेरा भी नाम कट गया, मेरा कट गया, हमको मृत्यु बता दिया, ये सब आते रहता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा असहाय महसूस कर रहे हैं, इनको लगता है कि इनका सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष तक, मैं सहरसा की बात आपको बता रही हूँ, जिला अध्यक्ष तक जाते हैं बताने के लिए ये त्रुटियां हैं, उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है, उन पर एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कई कितनी रिसीविंग्स हमारे पास हैं कि जितने हमने कंप्लेंट्स किए हैं, रिसीविंग्स हमारे पास है, पर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे चले जाइए, 000 दिखा रहा है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं आई है। तो आप उसको लॉन्च ही नहीं करेंगे तो हमारे पास रिसीविंग कैसे आया? वो आपके बीएलओ ने एक्सेप्ट किया तब रिसीविंग आया। तो जो ये यात्रा हो रही है, मुझे लगता है ये बिहार को ही नहीं देश को मजबूत बनाने के लिए हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति गुजरात से आकर के बिहार का वोटर बन रहा है, कल को तो जाकर के बंगाल का भी बन जाएगा। हर जगह पर जाकर जहां जहां चुनाव है वहां वहां वोटर बनेगा, और वो व्यक्ति पोस्ट होल्डर है, आप अमित शाह जी का बहुत करीबी है। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा हर उस लोगों में चेतना पैदा भी कर रही है जो पहले से भी जागरूक है, और जागरूकता करेगी और जागरूकता फैलाएगी तो लोग मजबूत होंगे, लोग सशक्त होंगे, लोग समझदार होंगे, समझेंगे सही गलत का फर्क, अपने आप भाजपा छोड़ देंगे, वो सीधे इंडिया अलायंस की तरफ ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि लोग मजबूत मतलब इंडिया अलायंस मजबूत। क्या परिवार और पार्टी को जंगल राज अभी भी हॉन्ट करता है? चाहते हैं कि इस पर बातचीत हो या इसका कोई काउंटर अटैक? बड़ा ये कहते हैं ना, ये शब्द जोक के जैसे चिपक गया है, जंगल राज। दो लेवल पे बात करेंगे इस पे। पहला कि जंगल राज शब्द किसने इस्तेमाल किया? कोर्ट ने। किसके लिए? जुलाई का महीना था, हर जगह पानी लगा हुआ था, जैसे अभी लगा हुआ है। आप कहिएगा वीडियो भी दिखा देंगे, मेरा घर आधा डूब गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो जुलाई का महीना था, पटना डूबा हुआ था, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ कोर्ट में केस गया, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ ही कोर्ट बोली कि क्या जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। इट वॉज नॉट ऑन द गवर्नमेंट, इट वॉज ऑन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या स्थिति बनी हुई है जंगल राज की स्थिति, क्योंकि वो पानी जल जमाव हर जगह था। अब दूसरी जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा, लेकिन भाजपाइयों ने ये तमगा हमारे ऊपर दिया कि ये जंगल राज का पीरियड है, और कुछ वर्चस्ववादी लोगों ने उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया कि ये जंगल राज का पीरियड था। इसको मैं दूसरे एंगल से देखती हूँ। क्रिस्टोफर जैफर लॉर्ड बहुत बड़े रिनाउंड राइटर हैं, स्कॉलर हैं, सोशलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि 90 का जो एरा था वो साइलेंट रिवॉल्यूशन का एरा था। आप किसी को कहां तक धक्का दीजिएगा? अभी हम ही को दिया जाए दीवार तक, उसके बाद क्या करेंगे? हम पुश करेंगे। दैट वाज अ पुश बैक एरा। तो जो दलित वंचित तबका है, जिसको मान लीजिए ना कि हमारे समुदाय की महिलाओं को क्या कहा जाता था, चप्पल पैर में नहीं पहन के चलना है, माथे पर रख के चलना है। अब ये महिला जब चप्पल पैर में पहन रही है, आपके बराबर की कुर्सी पर बैठ रही है, तो टकराव तो होगा, और वो टकराव का पीरियड था। तो और जो कहते कि तवा का रोटी पलटना, लालू जी की भाषा में, जो नीचे था वो ऊपर आया, और लालू जी चाहते थे कि समाज में सभी बराबर हो। तो ये हमारे ऊपर जो मुख्य धारा की लोग हैं, मीडिया जगत, अकेडमिशिया, इतिहासकार, ये सभी लोगों ने हमारे ऊपर तमगा दिया जंगल राज का। पर हम तो कहते हैं दैट वाज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि जो तबका कभी बोल नहीं पाया, आज वो आगे आकर के आपको बोल रहा है, हम भी पढ़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। तो दैट वाज द पीरियड ऑफ सो कॉल्ड जंगल राज। अच्छा, एक सवाल, लालू जी इस मामले में थोड़े लकी रहे कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने पार्टी को और उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाया। क्या आपकी नज़र में क्या तेजस्वी यादव का कोई क्लियर कट एक कोई नारा है जो आरजेडी के लिए? एक ज़माने में लालू जी नारा लगाया करते थे, भूरा बाल साफ करो, और उस दौर ने आरजेडी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसा कोई नारा आरजेडी में मुझे महसूस नहीं होता कि ऐसी कोई क्लियर कट लाइन, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो जाति से जुड़ी हुई हो बिल्कुल, या बिल्कुल। किसी से भी जुड़ी हो, लेकिन कोई आरजेडी का कोई सिंगल लाइन, एक नारा है इस समय? पहली बात, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। लालू जी का कभी ये लाइन ही नहीं रहा भूरा बाल साफ करो। खुद वो उठे, न्यूज़पेपर में देखे कि भूरा बाल साफ करो लिखा हुआ है, खुद चिंतित हो गए। पार्टी के लोगों ने बोला कि वो भी ऐसा चिपक गया लगता है। चिपकाने वाले कौन?
कौन है मीडिया में बैठे हुए, मैं बार बार ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, किसी को भी निगेटिव दिखाने में, किसी को पॉजिटिव दिखाने में। आज मीडिया सच्चाई दिखा देगी, मिनट नहीं लगेगा मोदी जी का सरकार गिरने में, पर मुझे पता है कि मुश्किल है। पर हाँ, भूरा बाल साफ करो की बात हो रही थी। लालू जी ने कभी ये नारा नहीं दिया। इनफैक्ट जब वो देखे ये बात तो वो गुस्सा थे पूरी तरीके से, तो पार्टी के लोगों ने भी कहा कि आप केस कर दीजिए, लेकिन लालू जी छोड़ दिए। मुझे लगता है वो गलती थी। शायद लालू जी इस तरह के व्यक्ति है ही नहीं जो बदला लेने की राजनीति में यकीन रखते हो। और कहीं पर भी, और इनफैक्ट वहां पर भी संसद में लालू जी ने ये बात कही कि हमने कभी नहीं कहा भूरा बाल साफ करो, पर हमको बदनाम किया गया। संसद में उनके भाषण है, मैं आपको कहेंगे तो आप मैं वो भी चला करके आपको दिखा सकती हूँ। और रही दूसरी बात नारे की बात, तो देखिए लालू जी का सिर्फ इसी चलते मैं कहूंगी पॉलिटिकल क्रूसिफिकेशन किया गया बीजेपी के द्वारा, सामंतवादी ताकतों के द्वारा पॉलिटिकल क्रूसिफिकेशन। लेकिन हाँ, ईसा मसीह को भी लटकाया गया, उनका क्रूसिफिकेशन किया गया, पर जिन्होंने लटकाया उसको कोई याद नहीं रखा है। मसीह बिल्कुल याद है, और लालू जी इसी तरह से हजारों सालों तक अमर रहेंगे। आपको भी इंटरव्यू याद रहेगा और मुझे भी रहेगा कि वो अमर रहेंगे। अब नारे पर आते हैं, तेजस्वी जी का कौन सा नारा है? दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, ये हमारा नारा है जिसमें हम सभी को समेटते हैं। हम सिंचाई की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। आपको भी पता होगा 4 महीने में विदर्भ में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हम सिंचाई की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, हम युवा की बात करते हैं। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, लिखाई की बात करते हैं, शिक्षा की, कार्रवाई की बात करते हैं तो हम लॉलेसनेस की बात करते हैं जो बना हुआ है। दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, और साथ में साथ सामाजिक न्याय। तो जब हम सभी को समेट लेंगे, समाज अपने आप खूबसूरत बन जाएगा। यही तो नारा है तेजस्वी जी का, दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, ये हमारा नारा है। लेकिन लालू जी ने अगर वो नारा नहीं दिया था तो उनकी नीति में भी कभी दिखा नहीं ये भूरा बाल जो है, वो कभी ऐसा, मतलब अदरवाइज आरजेडी शायद इतनी ब्रांडेड पार्टी न बन गई होती। नहीं, नीति में दिखा नहीं मतलब जिन जातियों को बढ़ाने की बात करते रहे, अगर आरजेडी यादवों की पार्टी मानी जाती रही तो क्या दूसरी जातियों का, खास करके अपर कास्ट का, क्या अपर कास्ट की पार्टी मानी गई किसी शिवानंद दौर में? तिवारी जी आपको पता है कौन है? हाँ ठीक है, आपको जगदा बाबू ऐसे बहुत पता सारे है, नाम होंगे। बहुत रघुवंश प्रसाद सिंह पता है आपको, बहुत सारे नाम जो लालू जी के समकालीन। रघुवंश बाबू को लालू जी खुद रघुवंश बाबू बोला करते थे, और वो भी लालू जी बोला करते थे। और ये सारे, क्योंकि देखिए एक बहुत लंबा आंदोलन चला है, आपको भी पता है, जनेऊ चढ़ाने से लेके जनेऊ तोड़ने तक का आंदोलन चला है बिहार में। 1885-95 की घटना है मुंगेर की, जब कई सारे यादव समुदाय के लोग एक साथ डिसाइड किए थे कि हम भी जनेऊ पहनेंगे, ठीक है। और उस समय में कत्लेआम हुआ, बहुत तबके के लोग जिनका एक आधिपत्य था उस पर, जनेऊ पर, क्योंकि वो एक सिंबल है आपके सुपीरियर होने का। तो यादवों ने वो कोशिश की कि वो करेंगे, मारकाट हुई, बहुत सारे यादव मारे गए उसमें, पिछड़े तबके के लोग। फिर एक और आंदोलन शुरू हुआ जयप्रकाश जी के आंदोलन के बाद में, वो था जनेऊ तोड़ो आंदोलन। और बहुत सारे लोग जो सोशल थिंकर्स हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी लेकर के आए। तो एक त्रिवेणी संघ का भी हमने पीरियड देखा। तो हमेशा से मुझे लगता है कि लालू जी के भीतर एक ये रहा कि वो समाज में बदलाव लाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने जो कोशिश की वो था मुख्य धारा में जो नहीं है उनको जोड़ना। तो जो पहले से मुख्य धारा में है, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ना, कि जहां पर हमको बाबू साहब कहा जा रहा था, आज ये बराबर में है, आज ये बराबर में सवाल कर रहा है, बराबर में पूछ रहा है, बोल रहा है, पानी भी हमारे बगल में बैठ करके पी रहा है। क्रूसिफिकेशन से लालू जी कमजोर नहीं हुए, मजबूत जरूर हुए हैं। और इतना कोशिश किया गया भाई छविल धूमिल करने का। पर एक इंस्टेंस आपको बताती हूँ, मीडिया हाउसेस ही जाती हूँ मैं, स्पोक्स पर्सन हूँ, जब भी डिबेट करके निकलती हूँ ना, दरबान जो है, जो वहाँ का दरबान है, वो हमको आकर के जब कहता है बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, खुशी होती है, लगता है कि हाँ सही जगह हूँ। कहीं भी निकलती हूँ, बताती हूँ आपको, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन के बाहर भी अधिकतर डिबेट्स होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, हम उतरे नीचे, हमको कहता है कि दीदी बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। ये हमारी जीत है, ये हमारे लोग हैं। और मुझे इसी चलते ताकत भी मिलती है कि इतना बड़ा समाज जो हाशिए पर है, मैं अगर उसकी एक आवाज बन रही हूँ, तो मुझे इन जो कायर हैं, जो मुझे डरा रहे हैं, मुझे उनसे डरना नहीं चाहिए। और लालू जी ने ये कहा, लालू जी डरे नहीं, डरना हम सीखे ही नहीं। उनका नारा ही था पढ़ो या मरो, दो ही चीज हम जानते हैं, पढ़ेंगे मरेंगे, लड़ के ही जैसे होगा, पर पढ़ेंगे, समाज में बदलाव तो जरूर लाएंगे। प्रियंका जी नमस्कार, मेरा नाम अमीश है। मैं आपको काफ़ी देर से सुन रहा था। लोग तो देखिए आपके सब हैं, बिल्कुल, तभी ना आप राजनीति में हैं, तो बिल्कुल। लोग तो आपके सब हैं। और ये भी बात आपकी सही है कि जब सामाजिक न्याय धरातल पर उतरता है तो बहुत लोगों को इसका कष्ट होता है, इस बात को भी स्वीकारा जाना चाहिए।
पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जेएनयू से आई हैं, तो जेएनयू की यादों को लेकर आई। मुझे अपना पेरियार हॉस्टल का जीवन याद आया, तो उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं सवाल छात्र राजनीति पर ही लेना चाहूँगा। आपने कहा एक लालू जी का किस्सा अभी आप शेयर कर रही थीं कि लालू जी की याददाश्त बड़ी तेज़ है, और आपने कहा कि सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते-करते युवाओं की याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या युवा जो छात्र नेता हैं वो सोशल मीडिया के छात्र नेता बन गए हैं? ज़मीन पर आंदोलन, आप जानी जाती हैं ज़मीन के आंदोलन के लिए, लेकिन मुझे अब कई साल हो गए ये सुने हुए कि ज़मीन पर कोई छात्र नेताओं आंदोलन ने हुआ। कोई बड़ा आंदोलन किया हो। क्या आप और तमाम छात्र नेता सोशल मीडिया के कुचक्र या दुष्चक्र में फँस गए हैं? मोदी जी बड़ा गलत लत लगा दिए हैं सबको। जब मोदी जी आए देश में तो एक फोटो कल्चर का बहुत बढ़ावा हो, देखिए कैमरा जूम इन कर रहा है, गुफा में भी कैमरा जा रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत बढ़ी। और क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो लोग भी चाहते हैं दिखना, पर वो ये भूल जाते हैं कि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना तो नीचे जड़ें कमजोर हो रही हैं, तो आप हवा में तैर नहीं पाइएगा। तो और जेएनयू में हमको लगता है कि आप किसी भी दिन चले जाइए, क्योंकि आपने पेरियार का जिक्र किया, मतलब आप वहां रहे होंगे डेफिनेटली, तो किसी भी दिन चले जाएगा ना, हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। I mean, कोई लॉ आया उसके खिलाफ में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, या कहीं कुछ हो गया, किसी बच्ची के साथ कुछ हो गया, तो हर दिन प्रदर्शन होता नहीं, है। पहले वो प्रदर्शन जेएनयू से बाहर निकलता निकलता था। था। कल का बता रही हूँ आपको घटना। ये एसआईआर के खिलाफ में था कि युवा प्रदर्शन करने जाएंगे पार्लियामेंट, सबको 2 बस भर करके डिटेन कर लिए हैं, गेट से उठा करके लेकर के थाने चले गए हैं। पर वो चीज मुझे कमी महसूस होती है कि पहले जो रिवॉल्यूशन या मतलब आंदोलन खड़ा होता था, वो नीचे से खड़ा होता था और वो दिखता था, बाहर लोग हजारों की संख्या में होते थे। वो थोड़ा कम हुआ है। कम होने का कारण है कि लाइक्स पे ज्यादा फोकस है रादर देन बदलाव पे। तो ये होता है कि फोटो आप डाल दी है, लाइक आ गया, वो बहुत फेमस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर उससे आप समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने का जो कैपेसिटी है वो कम होगी। तो मैं युवाओं को यहीं से सजेस्ट करूंगी कि युवा शक्ति का राजनीति में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता है कि अगर यूथ पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो इसी चलते जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आइए एकेडमिक्स में और राजनीति में घुस जाइए, पर जब आप लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करते हैं तो आप समाज को मजबूत करते हैं। आप दोनों को साथ लेकर के चलिए, और आंदोलन ना कर भी पाए तो आप खड़े होकर के कम से कम समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्यों ये आंदोलन खड़ा हुआ है, आखिर इसकी जरूरत क्या है, आखिर क्यों 700 किसान मारे गए, आखिर क्यों इतने लोगों को तबाह किया गया। तो अगर जब तक नहीं, युवा मैं ये खुद के सवाल आप भीतर पर ही ला रहा हूँ ना। देखिए, हाँ, छात्र राजद में मेरे कई सारे मित्र हैं, जयंत जिज्ञासु आपके अच्छा, साथी हैं, वो हाँ, हमारे मित्र हैं। और लेकिन मैं ये पाता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस, इन हाँ, दोनों दलों की ताकत, इनके छात्र विंग भी रहे हैं। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी बिल्कुल, परिषद भाजपा के पीछे एक ताकत है, हम्म, और एनएसयूआई कांग्रेस के पीछे एक ताकत है। क्या ये ताकत क्या राजद के पास में भी उतनी है? आप लोगों की शुरुआत नहीं है, मैं मानता हूँ, हाँ। लेकिन क्या आपके नेतृत्व का छात्र राजनीति के ऊपर फोकस है? क्या छात्र नेताओं को जो आपके संगठन के हैं उनको खुला हैंड है? क्या उनको सपोर्ट है टॉप लीडरशिप का? बिल्कुल है। आप शुरू में ही बोला ना उन्होंने, तेजस्वी जी जब मुझे मारा गया, तेजस्वी जी ट्वीट कर रहे थे, ये सपोर्ट नहीं है तो क्या है। और रही छात्र राजद की बात, तो जेएनयू में आपको मैंने बताया 2018 में ही बना, जयंत भाई चुनाव लड़े, 2019 में मैं लड़ी, कोविड ही आ गया। उसके बाद हम, आपको पता होना चाहिए, पिछले साल जो चुनाव हुए जेएनयूएसयू के, हमारा काउंसलर जीता है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, और वहीं से नारा लग रहा था जिस नारे की चर्चा कर रहे थे, लाल दुर्ग में लालटेन। तो और जेएनयू को हरा सलाम, तो ये हम नारा लगा रहे थे। तो हम छोटी छोटी जीत भी अगर दर्ज कर पा रहे हैं, स्कूल्स में जीत दर्ज कर पा रहे हैं एज अ काउंसलर, हमको लगता है कि जल्द हम लोग मेन, मतलब कहते हैं ना कि हम जेएनयूएसयू के जो पोस्ट बियरर्स हैं उस पोस्ट पर भी हम पहुंचेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, कई बार हमने कोशिश भी करी कि लेफ्ट के साथ हमारा अलायंस हो जाए, पर वहाँ कई सारी लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन है तो खुद ही एक तरीके से एक तरफ रहती हैं, और हमारी पार्टी अलग थलग होती है। लेकिन जब मौका होता है कि कोई बड़ा खतरा महसूस होता है, सब एक साथ आते हैं, एक साथ लड़ते हैं, तो हमको लगता है कि छात्र राजद एक बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराया है जेएनयू में, और इससे बिहार में भी प्रभाव पड़ेगा, और लोग, मुझे लगता है कि आगे आएंगे, जुड़ेंगे। बस थोड़ी कमी मुझे यहाँ लगती है जेंडर रेशियो की,
जैसे कि महिलाएं ज्यादा नहीं जुड़ी हुई हैं, तो हमको लगता है कि ये दायित्व तो पुरुषों पर है कि वो एक कंफर्ट स्पेस उनको प्रोवाइड कराए, जहां उनको ये ना लगे कि मैं जुड़ूंगी तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है या कुछ खराब हो सकता है। तो ये स्पेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। आप लोग पर जिम्मेदारी है, आप जैसे युवाओं पर जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराइए, तभी हम जैसी महिलाएं शायद राजनीति में आ पाएंगी। चलिए, समय कम है, एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ आपसे। आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, उस बिहार में चुनाव है, एक फिगर दे के जाइए हमारे दर्शकों को कि आप लोगों का, तेजस्वी यादव का क्या कैलकुलेशन है, कितनी सीट जीत रहे हैं और कितनी सीटों से सरकार बना रहे हैं? देखिए, सीटें तो तेजस्वी जी अरे बता कोई देंगे कैलकुलेशन आपको, दे के जाइए। सीटें तो बता देंगे तेजस्वी जी आपको, सरकार हम बना रहे हैं ये तो तय है, हाँ। सरकार हम बना रहे हैं। सीट नहीं क्योंकि बताइए। भले वो हो सकता है कि चुनाव आयोग किसी तरह से कोई मदद करे या कुछ करे उनका, लेकिन हमारे पास जनता है, और जब जनता की ताकत होती है तो हमको लगता है कि कोई इफ एंड बट नहीं होता है कि हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने देखा कि हम सिर्फ 12,000 के अंतर से 2020 में चुनाव नहीं जीत पाए थे। मतलब 32 सीटें ऐसी थी जो मात्र 5,000 के वोट से थी, 52 ऐसी थी, 52 ऐसी थी जो 15,000 20,000 के वोट से, 15,000 या 10,000 वोट के अंतर से थी। तो मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं, और युवाओं का भरोसा भी इधर बहुत बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तेजस्वी जी के भीतर विजन भी है और ज़ील भी है कुछ करने का, और जिस नेता के भीतर विजन होता है भविष्य को लेकर के, युवा भी उन्हें स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि युवाओं की जो भागीदारी है आरजेडी में बहुत बड़ी है तेजस्वी जी के लीडरशिप में। और अब तो उनके लीडरशिप में भी कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि पूरा चुनाव है ना 17-18 हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे उनके पीछे, तेजस्वी जी के पास एक था, लेकिन हम बिहार का चुनाव इतना मजबूती से लड़े, 17 महीने भी काम भी किए, और हमको लगता है कि बिहार के लोगों को पूरा भरोसा है, महिलाओं को भी है। महिलाओं को इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप एसआईआर का अभी बात कर रहे थे, एसआईआर में ये पाया गया 243 विधानसभा सीट में 40 ऐसे हैं जहां जिनका नाम कटा है, 60% महिलाएं हैं। तो उनको पता है कि महिलाएं भी इधर नहीं रहेंगी, क्योंकि बिहार में हर दिन बलात्कार की घटना आ रही है। सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत बड़े हैं महिलाओं में। तो एक महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि महिलाएं बहुत आरजेडी के प्रति अट्रैक्ट हुई हैं, और युवा तो हैं ही हैं, और A to Z हमारे साथ हैं। क्या नहीं, बिहार की राजनीतिक चेतना पर मुझे कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कैश स्कीम लेकर आने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है महिलाओं के लिए। उसके बाद महिलाएं कितना राजद के साथ रहेंगी ये देखना पड़ेगा। एक छोटी टिप्पणी कर दीजिएगा जाते जाते, एक छोटा सवाल और ले लेता हूँ कि चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या राय है? चिराग पासवान जी हनुमान बनने की जगह अगर खुद को एक लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि हमने रामविलास जी को देखा जो खुद उस निकल करके आए हैं, मतलब नीचे से डाउन से ऊपर उठे हैं। और शुरू में तो कम से कम ऐसा था, जब तक जनता दल में थे कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया, मुखर होकर के लड़े हैं। चिराग जी को परिवार का मुंह त्यागना चाहिए। आप जीजा को फिट करने के चलते वहां बैठे हुए हैं, तो बहुत गड़बड़ बात है। आपको ये देखना होगा कि आप एक यूथ हैं, और यूथ में लोग भविष्य तलाशते हैं। आपको एक उनके लिए एक व्यक्ति ऐसा बनना चाहिए जो हनुमान बन के नहीं, एक लीडर के तौर पे मजबूत हो। रामविलास जी की लेगेसी को मजबूती से आगे आप ले जा सकते थे, पर मैं उनको कमजोर पाती हूँ। शायद परिवार का मुंह है, मोदी जी का क्या है, समझ नहीं आता है। अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को लेकर बार बार कह देते हैं नवी फेल, ऐसी टिप्पणियों पर क्या राय है आपकी? देखिए, प्रशांत किशोर जी मुझे नापसंद हैं। कारण मैं बताती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे नेता को खराब बोलते हैं। नीतीश जी से हमारी कई सारी असहमतियां हैं, बुजुर्ग हैं वो, लेकिन तुम तड़ाक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। प्रशांत जी नीतीश कुमार जी के लिए भी तू तड़ाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सामंती एटीट्यूड दिखाता है, इससे बचना चाहिए। अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट की थ्योरी है कि जो आप भाषा इस्तेमाल करते हैं वो आपके सोच को भी जग जाहिर करती है कि आप कैसी सोच किसी के लिए रखते हैं। तो नवी फेल अगर बोला जाए तो मुझे लगता है कि डिग्री तो कबीर के पास भी नहीं थी, रहीम के पास भी नहीं थी, और डिग्री बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हुए जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी। तो एज इन डिग्री राजनीति का कोई पैमाना नहीं होती, एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव। जैसे जो बात आप कह रही है ना, मुझसे एक स्टूडियो के एक ड्राइवर मिले थे, वो बोले कि अरे आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आप वो तो 9th फेल हैं, उनके साथ हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? वो बोले कि नहीं उतना नहीं पढ़े लिखे, हम अंगूठा छाप है। हम बोले कि तो ड्राइवरी कैसे कर रहे हैं? तो बोले अनुभव। हम बोले जवाब दे दिया तेजस्वी जी, अनुभव। और 17 महीने में तो तेजस्वी जी ने ये दिखा दिया है कि अगर यूथ चाह ले तो बदलाव निश्चित है, वो होगा ही। और बिहार की तस्वीर बदली भी उस समय में, आपको याद होगा। जैसे अभी तो आपने देखा होगा वीडियो, चूहा कुतर दिया,
आंख लेकर के भाग गया, जीवित व्यक्ति का पैर काट दिया। तेजस्वी जी का औचक निरीक्षण भी हमने देखा, जैसे लालू जी क्या करते थे अपने समय में, दलित बस्तियों में जाकर के बच्चों को नहलाना, नाखून वगैरह कटवाना, एक प्रेग्नेंट महिला है तो वो भैया भैया बोल रही है, उसके लिए डॉक्टर तक लाना, ये सब लालू जी क्या करते थे। उसी तरह का औचक निरीक्षण तेजस्वी जी भी क्या तो करते हैं। जवाब है पूरा अनुभव। vision दिखता है, अनुभव। ठीक है। अच्छा, कितनी भाषाएं आपको आती हैं? भाषा मुझे देखिए जर्मन तो ऑब्वियसली आती है, मगही आती है, मैथिली समझ सकती हूँ, भोजपुरी भी समझ सकती हूँ, बोल नहीं सकती। उसके अलावा लिथुएनियन भी आती है, हिब्रू पढ़ा है मैंने, थोड़ा बहुत भूल गई हूँ, संस्कृत भी पढ़ा है, तो ये इंग्लिश भी है, तो यही सारी भाषाएं, हिंदी तो बोल ही रहे हैं। तो ये रुचि कहाँ से आई? अच्छा, अगर मैं अपने आखिरी सवाल का जवाब भी आपकी जर्मन भाषा में आपसे चाहूँ, कैसा आपका मंच पर अनुभव रहा? आज का, das war sehr gut und ich glaube, dass es wunderbar war. Und wenn ich auf der Kamera war, dachte ich, dass es schwierig wurde, aber es war nicht, weil die Journalistin hier, die vor mir steht, machte die Atmosphäre sehr bequem für mich. और फीलिंग डंक, मतलब कि मुझे लगा था कि थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ बैठना इतनी देर के लिए, लेकिन आप लोग जितने भी जर्नलिस्ट थे बहुत ही कंफर्टेबल माहौल बनाया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका न्यूज़ तक के मंच पर हमें समय देने के लिए। शुक्रिया।